Yes, good evening to all of you friends. We'll start at last at 9 p.m. Few more seconds to go. Ten more seconds. Alright friends, so now at 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. अनमोल, अमर, हेतल, अभिषेक, मयंक, प्राची, निशु, रुचि, अनंत, दान, तेजस्वी, मूव फॉरवर्ड, अंकिता. ऑडियो में कुछ भी इशू है तो कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें. क्रोम ब्राउजर यूज करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, मोबाइल से देख रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड सही होता है, इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास करने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ ले, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. नहीं तो ये भी लिंक है, नहीं तो ये वाला भी लिंक है, लेकिन ये केस सेंसिटिव है. और फिर मैं बुधवार को उसके जवाब अपलोड करता हूँ. कल मुझे अपलोड करने थे, लेकिन कल वो करंट अफेयर्स वाली क्लास थी तो उसी में 2 घंटे चले गए. फिर उसके चलते तो मैंने क्या आज अपलोड कर दिया है गुरुवार को. लास्ट वीक जो भी प्रश्न आए थे. हमारे लेक्चर में पावर पॉइंट अलग होता है, हैंडआउट अलग होता है. पावर पॉइंट क्लास खत्म होने के बाद जो वापस कोर्स पेज पे जाते तो प्ले बटन होता है, इस साइड पीडीएफ तो पावर पॉइंट डाउनलोड होता है. हैंडआउट अलग चीज है. हैंडआउट डाउनलोड करने की सिस्टम ये है कि मोबाइल ऐप से देख रहे हैं तो सर्च करें मनाल पटेल कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 14, उसमें आप जाइए, बेल आइकन दबाइए तो पीडीएफ निकलती है. एंड्रॉइड में ऊपर 3 डॉट से डाउनलोड होता है, आईफोन में नीचे एरो की से डाउनलोड होता है. अगर आप डेस्कटॉप से देख रहे हैं academy.com/manal.org कोर्सेज लेटेस्ट, उसमें ये पीसीबी 14 बेल आइकन दबाइए, राइट हैंड से साइड बार खुल जाए, उधर से माल डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ लोग बैच के रूप में देख रहे होंगे तो बैच के अंदर आप एनरोल बटन दबाओ, तो एनरोल बटन दबाने के बाद बेल आइकन आता है, उस पर क्लिक करो तो फिर सेम प्रोसेस है, राइट हैंड से साइड बार खुलती है. क्लियर. अभी हर बुधवार को हमारी टेस्ट होती है. तो पहली टेस्ट हुई थी, लगभग 3000 लोगों ने दिया. अभी एनपी वाले चैप्टर तक पहुंचे 1168, मतलब 46% जन ड्रॉप हो गया, या उससे भी ज्यादा शायद. खैर, जिन जिन लोगों ने अटेंड किया उन सबको बधाई. ये पिलर 1 भी 2 जो था एनपी वाला, उसमें भी मेरे ख्याल से 45 क्वेश्चन होंगे, तो 90 मार्क्स थे. कम से कम 25 तो करेक्ट होने चाहिए. उतने तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे तो 50 तो आने चाहिए. जिन जिन के 50 हो रहे सबको बधाई. रिचा, राधिका, पारुल, वीवी, अंकुर, विशाल, दीपक, हरभजन, शिक्षा, मोहित, शाहीन, काजोल, रितिका, मारिया, नितिन, राज, निखिल, यश और उनसे भी ज्यादा जिन्होंने मार्क्स हासिल किए सबको बधाई. अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, पहला चैप्टर यूपीआई बिटकॉइन खत्म, दूसरा चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी सीआरआर रेपो खत्म, तीसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एंड एनपीए ये खत्म. अभी पांचवा जो चैप्टर आया शेयर मार्केट है, जिसे मैं कहूं पिलर 1 सी. उसके बाद नेक्स्ट वीक आएगा इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन. यहाँ तक होगा तो प्रीलिम का हमारा एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया इकोनॉमी का. उसके बाद 28 से मेंस का सेम ब्लॉक का पढ़ना शुरू करेंगे फॉर पिलर 1. फिर वो जैसे कंप्लीट होगा तो वापस प्रीलिम का पिलर 2 चालू होगा, फिर मेंस का. तो पिंग पोंग ये चलते रहता है. वो प्लानर में आते रहेगा, नहीं तो मेरी प्रोफाइल में देख लेना. फिर एक चीज में थोड़ी तकलीफ हो गई. ये जो 1B1 है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एनबीएफसी, उसका मैंने जो हैंडआउट अपलोड किया तो उसमें पेज 111 पे ऐसा कि इमेज ओवरलैप कर गई टेक्स्ट को, तो पीछे का दिख नहीं रहा है. उसके लिए मैंने फिर से वो री अपलोड कर दिया हैंडआउट 7 अगस्त आज, तो वो आप डाउनलोड कर लेना. फिर अभी हम चल रहे शेयर बाजार, दैट इज पिलर 1B. अब पिछले कुछ 3-4 सालों से इनको बहुत प्रेम आ गया है, तो हर साल 4-5 सवाल पूछते रहते हैं शेयर बाजार से जुड़े हुए. अब जैसे ये जो बच्चे खड़े हैं 1 से लेकर 100 किड्स आर देयर, इसके अंदर आप सोचो ये 5 हो गए ना, तो इतना तो शेयर बाजार ही है. मतलब फाइनेंशियल मार्केट, शेयर बाजार मतलब शेयर बाजार नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं. तो 2024 में 5 सवाल थे, 25 का प्रीलिम हुआ उसमें 4 सवाल थे. तो हल्के में मत लीजिए, 5 सवाल का मतलब होता है 10 मार्क्स. अगर कट ऑफ है 85 तो उसमें 10 बड़ी नंबर है, 10 मार्क्स खींचना. तो इसलिए लेफ्ट राइट ज्यादा चलेगी. कुल मिलाकर इसका जो पहला और दूसरा हैंडआउट होगा टोटल देयर विल बी 70 पेजेस. अब कुछ लोग पहले ही फिर होना शुरू कर देंगे, कितना तो नहीं पढ़ सकते. तो मेरा उनको ये कहना है कि हाँ भाई आप स्किप कर दो. अगर आपको लगता है कि मीडियल हिस्ट्री ज्योग्राफी में जितना है, मैप्स, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस, हिस्ट्री, ये सब में आप अगर 4-5 सवाल निकाल सकते हो सिर्फ 70 पेज पढ़ के, तो उधर से निकालो, इसे मत करो. देखिए कुछ लोग बेसिक हिसाब समझते नहीं है. लक्ष्मीकांत की बुक है 800 पेज की, उसमें से 10 सवाल सॉल्व होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, 0-0 में काट दो तो 80 पेज पढ़ते हैं, तब आपका एक सवाल सॉल्व होता है. अब कुछ लोग वकील बन जाएंगे कि नहीं उसमें जो शुरुआत के चैप्टर है उसमें से ज्यादा आता है तो पीछे वाला नहीं देखा. वो सब भाई लक की बात है, कौन से साल क्या पूछा. एवरेज रन रेट प्योर मैथमेटिक्स की बात करो, 80 पेज पढ़ते हैं आप तो आपका एक एमसीक्यू निकलता है. अब यहाँ जो पूछा जा रहा है लगभग हम हैंडआउट से सॉल्व कर पाते हैं. तो अगर 70 पेज पढ़ के आपका एक एमसीक्यू भी निकल जाए तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग. तो रन रेट के हिसाब से ये ठीक ही है. अभी पहले मैं 70 पेजेस का सिंगल हैंडआउट निकालता था, लेकिन आपको रिवीजन में सुविधा रहे, मुझे वीकली टेस्ट बनाने में सुविधा रहे, तो मैंने उसके 2 भाग कर दिए. पहला हैंडआउट है वो है पिलर 1C1, उसमें इंट्रोडक्शन और बॉन्ड्स की बात होगी. दूसरा हैंडआउट जो मैं कल शाम 7 बजे अपलोड करूंगा उसमें होगी शेयर्स की बात. तो देयर विल बी 2 डिफरेंट हैंडआउट्स. अभी लास्ट वीक वाला ही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे कि गुरु शुक्र क्लास होगी जिसमें ये पिलर 1C1 बॉन्ड वाला हैंडआउट खत्म हो जाएगा. फिर शनिवार को क्लास नहीं है, शनिवार को इसकी टेस्ट होगी. फिर रवि सोम वापस क्लास है, उसमें 1C2 मतलब शेयर बाजार पार्टिसिपेटरी नोट्स, प्रॉमिसरी नोट, ये सब उसमें चलते रहेगा. वो खत्म होगा, फिर बुधवार को उसकी टेस्ट होगी. सो जस्ट लाइक लास्ट वीक सेम फॉर्मेट इज देयर. अभी जब हम ये शेयर बाजार समझने बैठते हैं तो हमें 5 सवाल है तो टारगेट क्या करना होता है, 3-4 हो जाने चाहिए. 5.5 करने बैठे तो झंडा लेके पीएचडी करना बैठना पड़े. वो करने बैठे तो बाकी सब्जेक्ट रुक जाएंगे. इसलिए जितना काम का है उतना ही हम पढ़ेंगे. ज्यादातर टॉपिक यहाँ ऐसे हैं, 1-2 लाइन के होते हैं कि ये बॉन्ड में ये होता है, वो बॉन्ड में वो होता है, तो गाड़ी तेज चलेगी. नोट पेन लेके बैठना और झंडा लेके मत बैठना. मतलब सपोज कोई एक जात का बॉन्ड है, कोई दूसरी जात का बॉन्ड है, तो दोनों को कंपेयर नहीं करना है कि पंकज त्रिपाठी और प्रीति जिंटा को कंपेयर करो. कोई सेंस है उस बात की, तो ऐसा यूपीएससी पूछ नहीं रहा है. तो हमें हर 2 चीज को कंपेयर, हाउ इज दिस सिमिलर टू दैट, वो उस झंडे के लिए मत पढ़ो वरना आप लंबे हो जाओगे. हाउ सी इज डिफरेंट देन डी. इन्वेस्टर इसमें पैसा क्यों डालेगा, भाई उसको जमेगा तो डालेगा, नहीं जमेगा नहीं डालेगा. कोई किसी को पिस्तौल नहीं दिखा रहा है. अगर मैं कोई चीज समझा नहीं रहा तो इसका मतलब कि मुझे वो काम का नहीं लग रहा, मैंने जो बताना था बता दिया. तो अपनी लाइफ आप कॉम्प्लेक्स ना रखें. देखिए हिमेश रेशमिया जब इंडियन आइडल में जाता था तो लोगों को धमका देता था. मतलब जो ज्यादा क्लासिक म्यूजिक का सुरताल लगाने बैठ जाए तो उसको क्या कहता था वो, कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगल नहीं. क्योंकि ये क्लासिक म्यूजिक की जेंडागिरी करते हैं, उनको कभी बॉलीवुड में प्लेबैक का काम मिलता नहीं. सेम इज हियर, ये सब फालतू एकेडमिक पीएचडी डिबेट में कुछ लोग लग जाते हैं. तो मुझे उनका यही कहना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में आया हूं, मैं आपको स्ट्रगल में दिखाने के लिए नहीं आया. फिर लेट्स स्टार्ट. नोट पेन लेके बैठना, क्योंकि बहुत सारे वन लाइनर है तो 5-5 मिनट कुछ लिखते रहना, क्या दुनिया चल रही है. कोई भी धंधा शुरू करना है, आपको क्या चाहिए, पैसा या पूंजी. अब ऐसे 100 करोड़ अदानी कहीं से लेके आए, तो इसमें से कुछ पैसा वो लैंड बिल्डिंग और मशीन में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसे हम कहेंगे ये कंपनी का फिक्स्ड कैपिटल हो गया. फिर पूंजी में गया, कुछ पैसा वो स्टाफ को सैलरी में देंगे, रॉ मटेरियल में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, लाइट बिल, फोन बिल, ये सब जाएगा. तो वो सब क्या है, उनका वर्किंग कैपिटल है, जिससे वो रोज अपना बिजनेस करते हैं. तो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. अभी ये लाएंगे कहां से पैसा, जो भी 100 करोड़ लाने शॉर्ट टर्म के लिए,
लॉन्ग टर्म के लिए, इस प्रकार से भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ओनरशिप के हिसाब से कि उन्होंने खुद के फंड, खुद के पैसे से धंधा शुरू कर दिया, या कुछ और पार्टनर लेके मतलब जिसमें शेयर इक्विटी, या वो उधारी में पैसा लेके आए तो डेट हो सकता है। सोर्स के रूप में इंटरनल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से, ये सब हो सकता है। अब इसका पूरा ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में दिया, लेकिन अभी इसका लोड नहीं लेना है, क्योंकि समझो 1C1 ये हैंडआउट, दूसरा 1C2, दूसरा हैंडआउट, तो 70 पेज खत्म हो गए, फिर आपको ये चार्ट समझ में आएगा। तो अभी इसलिए दिया है क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी जैसा है, एक बार खत्म हो फिर दोबारा देखना है, तो दोबारा आप जब देखेंगे देन यू विल मेक सेंस कि ये चार्ट ऐसा क्यों दिया है। तो अभी इसका लोड नहीं लेना, ये ऐसा चार्ट क्यों है। अभी जो वो उधारी में पैसा लाते हैं, अब समझिए पार्ले जी बिस्किट बनाया फैक्ट्री में, तो वो फिर बेचेगा, मान लीजिए 10 रुपये का वो बिस्किट है, वो बेचेगा 12 रुपये में होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर वो फिर बेचेगा नीचे 13 रुपये में रिटेलर को, रिटेलर आपको फिर बेचेगा 15 रुपीज़ में, ऐसे सब ये गेम चलता है। अभी यहाँ जो रिटेलर है उसने पार्ले जी के बिस्किट खरीदे, तो हो सकता है कि उसने तुरंत पैसा होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दिया होगा। वो ये कहेगा कि मुझे आप उधारी में ये सामान दे दो पार्ले जी बिस्किट्स, मैं 45 डेज के बाद आपको चुकाता हूँ, तब तक मेरी दुकान में मैं ये पार्ले जी भी बेच रहा हूँ, आइसक्रीम और जो भी बाकी साबु शैम्पू सब बेच रहा हूँ, तो उसमें मुझे कुछ पैसा आएगा, आफ्टर 45 डेज आई विल गिव यू दिस मनी। तो ये धंधा क्या चल रहा है, उधारी में चल रहा है, और 45 डेज मतलब क्या, 1 साल से कम टाइम है, तो ये शॉर्ट टर्म डेट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ट्रेड क्रेडिट, उधारी में सामान लाके बेचना। अब कुछ लोग को सवाल होगा कि जो पार्ले जी फैक्ट्री का मालिक है उसने सीधा रिटेलर को क्यों सामान नहीं दे दिया, ये बीच में डिस्ट्रीब्यूटर क्यों है। उसके दो कारण है, मैन्युफैक्चरर के पास इतना मैनेजर और स्टाफ नहीं होगा, पूरे भारत में आप सोचो हर गांव गली शहर नुक्कड़ में कितनी दुकानें हैं, तो ये कहां सबसे टाइप करे, तो उसने जोन्स में बांट दिया होगा। हर एक जोन में जो बड़े सेठ लोग होते हैं कि मैं नॉर्थ का देखूंगा, मैं ईस्ट का देखूंगा, मैं वेस्ट का देखूंगा, दैट इज वन थिंग। दूसरा, ये होलसेलर का एक और काम है, उधारी में माल देना, जबकि मैन्युफैक्चरर को उधारी में माल नहीं देना हो तो वो कैसे आगे दे देगा, इसको बोलेगा तू आगे देख ले। तो बीच में शॉर्ट टर्म लोन देने का भी काम, लोन पे सामान देने का काम होलसेलर करते हैं, तो इसलिए होलसेलर सिस्टम में होते हैं। अब ये जो होलसेलर है जिसने पार्ले जी दे दिया रिटेल वाले को, तो उसका तो हार्ड इमोजी है कि भाई मुझे तो पैसा आने वाला है, तो आई विल गेट द मनी फ्रॉम द रिटेलर, यानी वो अपने अकाउंट में कैसे लिखेगा, अकाउंट्स रिसीवेबल, मेरे पास पैसा आएगा, तो ये तो मेरे लिए एसेट हो गई। और सामने मिरर की उस साइड देखो आप, कि ये जो रिटेलर है जिसने उधारी में सामान लिया 45 डेज के बाद पैसा वापस करना है, तो वो तो परेशानी रहेगा कि आई हैव टू रिटर्न दिस मनी, तो वो क्या लिखेगा, मेरा अकाउंट्स पेएबल है, तो वो उसके लिए हो गई लायबिलिटी। तो ये ट्रेड क्रेडिट है, समझो ट्रेड क्रेडिट भी इट इज जस्ट लाइक लोन। बैंक के लिए लोन क्या था, बैंक के लिए लोन था एसेट, और इधर क्या होगा, जो लोन ले रहा है उसके लिए लायबिलिटी था, सेम थिंग। प्रश्न ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्लास 12 में समझो एक किताब होती है बिजनेस स्टैंडर्ड की, पहले यूपीएससी इसमें से नहीं पूछती थी, आजकल ये सब पिछले कुछ सालों से पूछने का शुरू कर दिया है, देयरफॉर वी हैव टू स्टडी दिस थिंग्स। आगे खान अकेडमी का ये सब चलता है, तो स्वाभाविक बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, सर्वर्स होंगे, तो एक तो कंपनी ये करे कि बाय कर ले, लेकिन खरीदना बैठेगा तो ये सब इतने हाई एंड इंटेल सीपीयू होंगे कि करोड़ों का खर्चा इसी में आ जाए। तो कंपनी क्या करेगी, विप्रो कंपनी मान लो ऐसे सर्वर बेच रही हो, तो उसे वो उधारी में या रेंट पे लेगी, किराए पे। तो धंधा किया जा रहा है, सर्वर भी है लेकिन खरीद के नहीं लिया है, रेंट पे, भाड़े पे ये सामान लिया है, तो इसे कहा जाता है लीज फाइनेंसिंग। इससे दो फायदे हो गए कंपनी को, एक तो पूरी करोड़ों की रकम एक साथ देनी नहीं है, महीने महीने का रेंट चुकाना है। दूसरा, ऐसी जो लीज फाइनेंस होती है उसमें यूजुअली सामने देने वाला, जो सामान देने वाला है वो आपको प्रॉमिस करेगा कि मान लो अभी इंटेल 7 का इसकी बजाय इंटेल 12 का सीपीयू आ गया, तो मैं आपको नए सर्वर रिप्लेस करके दूंगा, आप चिंता मत करना। तो ऑब्सोलेसेंस मतलब आपने आईफोन 6 लिया और फिर आईफोन 10 आ गया तो आपका तो पुराना हो गया, ऐसा इधर रिस्क नहीं रहता, क्योंकि जो आपको सामान दे रहा है वो ऐसी गारंटी देता है कि मैं रिप्लेस भी कर दूंगा अगर नया मॉडल आता है। तो दिस इज कॉल्ड लीज फाइनेंसिंग। अब हम बढ़ते हैं शेयर्स की तरफ। शेयर सिक्योरिटी क्या है, कागज का टुकड़ा है। सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा नहीं, बॉडीगार्ड नहीं, कागज का टुकड़ा, उसमें कुछ लिखा होगा, शेयर है, बॉन्ड है, आपके पास है, कोई पार्टी कभी आपको कुछ पैसा देगी, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। So it is a certificate document. It is indicating that a holder is eligible to receive certain amount of money from some person on some point of time. अब ऐसी सिक्योरिटी मेनली दो जात की होती है, शेयर हो सकता है नहीं तो बॉन्ड हो सकता है। पहले फर्क समझते हैं। रतन टाटा ये कहते देखो, ये मेरा आप 1000 रुपये का शेयर खरीद लो, और मुझे अगर टाटा मोटर्स चलाने में प्रॉफिट होगा तो उसमें से कुछ पोर्शन मैं आपको दूंगा, जिसे हम कहेंगे डिविडेंड यानी लाभांश। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, तो ये होता है शेयर। अब इसमें हो सकता है कि 2017 में प्रॉफिट हो जाए तो 50 रुपये का डिविडेंड आ जाए, 18 में ज्यादा कार्स बिके 73 का आ जाए, कोरोना में कुछ नहीं बिके तो 0 भी आए, फिर कोरोना के बाद थोड़ी कम गाड़ी बिके तो कम भी आए, तो फिक्स नहीं होता है। शेयर्स में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न डिविडेंड के रूप में फिक्स नहीं होता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर शेयर्स में क्या है, होल्डर को डिविडेंड का पैसा मिलता है। एक प्रकार से आप कंपनी के ओनर माने जाते हैं कि आपने 1% ओनरशिप ली है कंपनी की, आप कंपनी के प्रोप्राइटर भी माने जाते हैं, मालिक हैं आप। तो मालिक होने की एक तकलीफ है कि राजकुमार राव जैसा मालिक बन जाए तो फिर लास्ट में पुलिस एनकाउंटर में मार दे, और कंपनी का मालिक बन जाए उसका नुकसान क्या है कि अगर कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले बैंक के लोन चुकाने होंगे, बॉन्ड वालों के पैसे देने होंगे, वर्कर की सैलरी देनी होगी, फिर अगर कुछ 1-2 रुपया बच गया तो आपको लास्ट में मिलेगा। तो जो शेयर होल्डर है दे हैव द लास्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। आपका ये तो रिस्की चीज हो गई, हमको थोड़ा सेफ खेलना है, तो कोई नहीं, सेफ खेलना है तो बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा कि रतन टाटा के देखो मेरा 100 रुपये का बॉन्ड ले लो आप और मुझे आप पैसे दो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 5 साल के लिए मैं आपको 12% एनुअल इंटरेस्ट दूंगा। तो पहले साल 12 रुपये, दूसरे साल 12, तीसरे साल, चौथे साल कोरोना है तो भी मैं आपको 12 रुपये दूंगा, भले मेरी एक गाड़ी नहीं बिकी लेकिन मैंने आपसे लोन में पैसा लिया है, मैं आपको 12 रुपये इंटरेस्ट दूंगा, और 5वें 6ठे साल में जो भी मैं आपका प्रिंसिपल 100 रुपये वापस करूंगा। तो ये एक जात का लोन हुआ। बॉन्ड में क्या होता है कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस आता है इरिस्पेक्टिव की कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आप समझिए ये लो है कि आप अराउंड 12 रुपीज कमा रहे हैं। शेयर्स में क्या था, थोड़ा ज्यादा कमाने का स्कोप था, कभी 50 भी आ जाए, कभी 73 भी आ जाए वगैरह। तो जब इन्वेस्टर थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं या जिसको हम कहते हैं बुलिश होते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, कंपनियां बहुत प्रॉफिट करेंगी, तो वो बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाएंगे, वो शेयर्स में पैसा लगाएंगे। लेकिन जब उनको लगे कि मान लो युद्ध हो गया तो फिर वो सोचेंगे आजकल कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं आएगा, मुझे तो सेफ खेलना है, तो वो शेयर्स बेच के पैसा निकालेंगे और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उन्हें फिक्स रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो डेट, बॉन्ड, डिबेंचर सब एक ही बात है, होल्डर को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, आप कंपनी के क्रेडिटर माने जाते हैं जिसने लोन दिया है, और जब कंपनी बंद हो जाएगी उसकी नीलामी होगी तो जो भी लिक्विडेशन ऑफ द एसेट्स, उसकी जमीन प्रॉपर्टी सब बेचने के बाद पैसा आएगा, तो सबसे पहले आपका बकाया पैसा बॉन्ड होल्डर का बकाया पैसा चुकाया जाएगा। बैंकर्स, बॉन्ड होल्डर जो भी लोग हैं उनको पहले पैसा मिलेगा, उसके बाद जो स्टाफ है सैलरी जिसकी बाकी उसको मिलेगा, फिर अल्टीमेटली जो बचा वो शेयर होल्डर के हिस्से जाता है। अभी तो टू समराइज इट विल बी लाइक दिस कि बॉन्ड्स हैं वो क्या, लैंडर जिसने कर्ज दिया है उसको रिटर्न फिक्स मिलेगा, सपोज 8% या कुछ। कंपनी की जब नीलामी होगी उसको पहले पैसा दे दिया जाएगा, जबकि शेयर ऐसा है कि आप पार्शियल ओनर है, प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है तो ऊपर नीचे हो सकता है, और नीलामी में आपको लास्ट में पैसा अगर कुछ बचता है तो मिलेगा, नहीं बचा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दैट इज शेयर्स एंड बॉन्ड्स। नाउ कंपनी के शेयर होल्डर थे,
उन्होंने पैसा दिया, कंपनी शुरू हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्होंने इलेक्ट किए, चुन के लाए, उसमें से चेयरमैन सीईओ सब बना, कंपनी शुरू हुई, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। अब जो प्रॉफिट कमाया फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ डिसीजन लेगा कि देखो 100 रुपये हमारा प्रॉफिट है, तो सपोज इसमें से 20 रुपये हम लोग धंधे में वापस री-इन्वेस्ट करेंगे, धंधे को एक्सपांड करेंगे, तो इसे कहते हैं कंपनी की रिटेन अर्निंग में गया। और बाकी 80 रुपये है ये हम शेयर होल्डर्स को बांट देंगे, तो वो गया डिविडेंड के रूप में। सो देयर कुड बी रिटेन अर्निंग एंड देयर कुड बी डिविडेंड्स फ्रॉम द प्रॉफिट। आपको टीवी फ्रिज मोबाइल लेना है, आप अमेज़न पे जाएंगे, तो शेयर्स खरीदने कहाँ जाएंगे, तो वो चीज़ होती है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन बहुत आसान है कि आप जो पैसा लेने देने गए वो 1 साल से कम के लिए चाहिए तो मनी मार्केट में बाइंग सेलिंग होती है, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए चाहिए तो कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार में बाइंग सेलिंग होती है। फर्स्ट टाइम जब ये सब माल इशू किया गया तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। फिर वही आपने खरीदा, कुछ साल आपने वो यूज़ किया, फिर आपको रीसेल करना है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जैसे यूज्ड कार बेची जाती है सेटलमेंट के हिसाब से। अभी हमने डील किया कि मैं आपको 1500 रुपये देता हूँ, आप मुझे इन्फोसिस का एक शेयर दे दो, स्पॉट डील हो गया। या फ्यूचर डील भी हो सकता है कि अभी हम डील करेंगे 30 दिन बाद आप मुझे डिलीवरी देना और मैं आपको पैसा दूंगा, तो फ्यूचर डिलीवरी भी हो सकती है। अब ये जो प्राइमरी मार्केट है जहाँ पर फर्स्ट टाइम कोई कंपनी के शेयर बॉन्ड वगैरह इशू होते हैं, तो समझो होंगे तो वो दलाल स्ट्रीट, मुंबई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कहीं पर होगा, लेकिन हम क्लासिफिकेशन क्या करेंगे कि ये फर्स्ट टाइम इशू हुआ है, तो इसका कोई फिजिकल एड्रेस होना जरूरी नहीं है कि चंडीगढ़ सेक्टर 1 में प्राइमरी मार्केट की दुकान है, ऐसा नहीं है। वो आजकल सब डिजिटल ही होता है, जहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, लेकिन इकोनॉमिस्ट क्लासिफाई करेंगे कि देखो प्राइमरी मार्केट में अभी 100 करोड़ का बिजनेस हुआ है। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या, वही जो आपने शेयर्स बॉन्ड खरीदे थे 3-5 साल बाद किसी और को रीसेल करके आप निकल लेते हैं, तो वो गया सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी शेयर्स हैं तो उसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप जाके खरीद बेच सकते हैं, तो उसका फिजिकल एड्रेस होगा कि मुंबई दलाल स्ट्रीट पे इनकी ऑफिस है। तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्लासिफिकेशन क्यों करेगा कोई कि देखो प्राइमरी मार्केट में 100 करोड़ का धंधा हुआ, सेकेंडरी में 200 करोड़ का धंधा हुआ, फिर कुछ साल ऐसा होगा प्राइमरी मार्केट में 0 करोड़ का बिजनेस हो कि सब लोग इतने जो बिजनेसमैन हो कोई अपना शेयर बॉन्ड इश्यू नहीं करे कि युद्ध हो गया, कोरोना हो गया, कुछ धंधे में मजा नहीं है, देन प्राइमरी मार्केट कुड बी डाउन, तो इकोनॉमिक्स कहेंगे देखो रिसेशन स्लो डाउन आ रहा है वगैरह वगैरह। तो प्राइमरी सेकेंडरी क्यों करना है, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस के लिए। अब यहाँ पर समझिए सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स का तो चलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई दलाल स्ट्रीट पे ऑफिस है, बॉन्ड का भी ऐसा मार्केट होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका फिजिकल एड्रेस हो। काम तो यही लोग देखते होंगे, लेकिन इन्होंने अलग उसका वेबसाइट बनाया होगा, अलग उसका चैम्बर बनाया होगा। उसी तरह डेरिवेटिव मार्केट हो सकता है, कमोडिटी मार्केट हो सकता है, ये क्या है ये हम लोग समझेंगे रविवार को। तो अलग अलग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके भी सेकेंडरी मार्केट होते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि हर एक सेकेंडरी मार्केट का सेपरेट फिजिकल एड्रेस हो कि शेयर मार्केट का चंडीगढ़ सेक्टर 2 में है, बॉन्ड मार्केट के लिए सेक्टर 5 में जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ तो फाइनेंशियल मार्केट को आप एसेट के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या बेचा जा रहा है, बॉन्ड बेचा जा रहा है, शेयर बेचा जा रहा है, कमोडिटी प्याज टमाटर बेचे जा रहे हैं, फॉरेन करेंसी बेची जा रही है, ऑयल गैस बेचा जा रहा है, तो लाइक दैट यू कैन क्लासिफाई। अब ये जो मैंने आपको बताया इतने प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट हो सकते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा शॉपिंग मॉल या एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां ये सब कुछ एक ही पोर्टल पे अवेलेबल हो। देखिए आपके नाइकी का शूज चाहिए, मुझे प्यूमा का शूज चाहिए, तो बड़े शॉपिंग मॉल में आप जाए तो हो सकता है एक ही शॉपिंग मॉल के अंदर सब कुछ आपको मिलता हो। तो ऐसा एक यूनिफाइड या यूनिवर्सल एक्सचेंज हमें बनाना है। ऐसा सेबी ने कुछ प्रपोजल किया, इस पे काम हो रहा है, लेकिन अभी फाइनली बनना बाकी है। यूनिवर्सल एक्सचेंज ऐसा शॉपिंग मॉल जहां सब कुछ मिलेगा, अब कुछ ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन तो एक जगह इतनी जमीन कहां से आएगी। अभी हम सबसे पहले देखें उधारी मतलब लोन में पैसा लेना है, डेट इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी शॉर्ट टर्म वाले मतलब 1 साल से कम के लिए पैसा लेना है, और उसके कुछ टाइप समझेंगे कि सरकार को लोन में चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को चाहिए, बैंक एनबीएफसी को चाहिए, सो वी विल क्लासिफाई देम अकॉर्डिंगली। सबसे पहले डेट उधारी पैसा ले, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम के लिए चाहिए, भारत सरकार को चाहिए, तो वो जारी करेंगे ट्रेजरी बिल, मतलब वो आरबीआई को कहेंगे, आरबीआई जारी करेगा, उसके लिखा हुआ सपोज 14 डेज के लिए चाहिए पैसा, 100 रुपये चाहिए, तो जो 100 रुपये लिखा है इसे हम कहेंगे फेस वैल्यू है या पार वैल्यू है, कागज पे छाप के दिया है। ये एक प्रकार की अनसिक्योर्ड एसेट है, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी गिरवी नहीं रखा है कि अगर मोदी जी ने नहीं चुकाया तो हम उनकी चेंबर में जाके बॉल पेन उठा लेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब ये जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है इनकी खास बात ये होती है कि 100 रुपये की चीज़ है तो आरबीआई इसको 100 में नहीं देगा, इसको आरबीआई कहेगा आई एम सेलिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 7 रुपी, तो दे आर सोल्ड एट डिस्काउंट। हाँ तो 7 रुपये के डिस्काउंट पे 100 का माल आप लेंगे कितना 93 में पड़ेगा आपको, तो इन्वेस्टमेंट आपका कितना 93। फिर आरबीआई कहेगा 14 डे पे आना, मैं आपसे बायबैक कर लूंगा ओरिजिनल फेस वैल्यू पे, तो 100 आपको वापस मिलेंगे, आपने ओरिजिनल कितना इन्वेस्ट किया 93, तो मतलब आपका 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक प्रकार से, डिवाइड बाय 93 जितना इन्वेस्टमेंट था टाइम्स 100 तो परसेंटेज में 7.5% आया, ये क्या आपका प्रॉफिट या इंटरेस्ट है। लेकिन समझो ट्रेजरी बिल और ऐसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में सीधा नहीं लिखा होगा कि कितना ब्याज मिलेगा, वो इस तरह से बोलेंगे इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रीपर्चेज्ड एट फेस वैल्यू, तो यस दैट इज करेक्ट, इसका ये मैकेनिज्म है। अब इसका रीसेल भी पॉसिबल है कि मान लो ग्रे मास्टर ने ये खरीदा 14 डे के बाद तो पैसा आना था, बीच में उसको 3rd डे में एग्जिट मानना हो तो वो जेठालाल को बेच भी सकता है, यस दैट इज अलाउड। फिर जेठालाल जाएगा आरबीआई उसको पैसा दे देगी, दे आर हाईली लिक्विड, क्योंकि तुरंत समझो ग्रे मास्टर जेठा को बेचे, जेठा भागा को बेचे, जस्ट लाइक गोल्ड सिल्वर ऐसी चीजें तुरंत हाथों हाथ बेच सकते हैं। सो दिस एसेट इज वेरी लिक्विड, इतना लिक्विड कि मतलब आपको ऐसा फील देखिए तो मैं पैसा लेके घूम रहा हूं, क्योंकि जैसा दिया मुझे हाथ में पैसा आ जाता है, तो इसको नियर मनी भी बोला जाता है। नियर मनी मतलब ऐसी एसेट्स कि जिसको आप इमीडिएटली या बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको डेट इंस्ट्रूमेंट बताए शॉर्ट टर्म वाले, तो राज्य सरकार के भी हो सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल वगैरह वो आरबीआई ने बंद करा दिया। आपके तो पिन इनको चाहिए होगा पैसा शॉर्ट टर्म में, क्या करेंगे उसकी चीजें वेज एंड मींस एडवांसेस अभी आगे देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए तो ट्रेजरी बिल है, वो हो सकते हैं 14 डेज के, 91 डेज के, 364 डेज के, 365 का नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो 1 साल का हो जाए, 1 साल का होगा फिर हम कैपिटल मार्केट कहेंगे उसे, मनी मार्केट बोल नहीं सकते। कैश मैनेजमेंट बिल भी इशू होते हैं, वो 90 डेज मैच्योरिटी होती है, इन सबका इंटरनल डिफरेंस क्या है हमारे एग्जाम में काम करने। अभी मेन मुद्दा आता है कि व्हाट इज वेज एंड मींस एडवांसेस, ये भी एक जात का शॉर्ट टर्म लोन है जो आरबीआई केंद्र और राज्य सरकार को दिलवाता है। हाँ तो समझिए पार्लियामेंट है वो समझो बच्चन है फादर, आरबीआई है और सामने सरकार है पीएमसीएम है, तो बच्चन के 2 बेटे हैं ऋतिक और शाहरुख, उसी तरह समझो पार्लियामेंट के 2 बेटे हो गए, एक आरबीआई और दूसरा मान लो जो भी पीएमसीएम है। अभी बच्चन ने बेटे ऐसा कि वो कहा देखो तुम ढंग से अपना घर चलाना ताकि भीख नहीं मांगनी पड़े, और बाजार से भी ज्यादा तुम लोन नहीं लेना, अपने भाई ऋतिक रोशन से भी तुम लोन मत लेना, ऐसे सब वो रूल्स बनाएगा जिसे हम कानूनी रूप से कहते हैं एफआरबीएम एक्ट। वो क्या है टिपिकल चीज हम पिलर 2 में 2D में समझेंगे। अभी के लिए समझो फादर ने एसआरके को मतलब पीएमसीएम को बोला कि मान लो बाजार से बहुत लोन मत लेना, जीडीपी का 3% उससे ज्यादा लोन मत लेना, दूसरा तुम अपने भाई ऋतिक रोशन से मतलब आरबीआई से नॉर्मली लोन मत लेना, बहुत इमरजेंसी हो जाए, टेम्पररी कुछ मिसमैच हो जाए तभी तुम अपने ब्रदर ऋतिक रोशन यानी आरबीआई के पास जाना, ऐसा सब पार्लियामेंट ने बोल दिया जिसको हम कहते हैं एफआरबीएम एक्ट। सो दिस इज द सिचुएशन। अभी ये जो एसआरके मतलब पीएम या सीएम है
उसने क्या सोचा होगा कि देखो मुझे ये सब इनकम टैक्स जीएसटी में आ गए 100 रुपए, लेकिन मुझे इतनी सारी योजना चलानी है, उसका खर्चा है 103। तो मेरा तो बजट जो है आप समझते हैं बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने खर्चे तो कम कर नहीं सकता, 103 है इनकम मेरी, ये जीएसटी वगैरह से 100 रुपए है, इसका मतलब मुझे 3 रुपए लोन में लेने होंगे, तभी बैलेंस होगा मेरा ये बजट। एक तरफ 103 का खर्चा है, सामने 103 में कहीं से ला रहा हूँ, थोड़ा टैक्स में ला रहा हूँ, थोड़ा लोन में ला रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में समझो उसने अपने बजट को बैलेंस करके रखा है। तो ये जो 3 रुपए उसने लोन में लिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, जिसके बारे में अभी नहीं समझेंगे, पिलर 2D में देखेंगे, अभी हम लोग फर्स्ट पिलर में। तो ये जो 3 रुपए इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। एक कानून है एफआरबीएम है, तो ये कहता है देखो जीडीपी का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और राज्य सरकार है तो देश का जीडीपी है तो राज्य का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, उसका 3 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि कोरोना में और कोरोना के बाद सरकार ने ये सब लिमिट्स को माना नहीं है, सब दे दनादन चलते हैं, 4.5% फिस्कल डेफिसिट कुछ भी चलता है, लेकिन हम अभी वो प्रैक्टिकल या करंट अफेयर्स में नहीं जा रहे, हम अभी सिर्फ थियरी समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट ने सरकार को कहा था कि 3 रुपए से ज्यादा, मतलब 100 है अगर जीडीपी तो 3 रुपए से ज्यादा लोन मत लेना। तो समझिए अगर 2024-25 साल है, पूरे साल का तो सरकार का बजट बैलेंस हो गया कि खर्चे 103 है, इनकम है हमारी 100, तो लोन 3 रुपए लेंगे जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, तो इनका पूरे साल का बजट बैलेंस है। लेकिन बीच बीच में टेम्पररी मिसमैच हो जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने आपको बताया सरकार की इनकम आती है एक तो जीएसटी में, जीएसटी होता है ये गाड़ी की सेल, टीवी फ्रिज, मोबाइल की सेल, तो आप समझते हैं इधर आप देखें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काफी हाई होगा, क्यों? दिवाली से लेकर क्रिसमस का सीजन है, बहुत सारे डिस्काउंट और ऑफर चलते हैं, पब्लिक फेस्टिवल शॉपिंग करती है, तो टीवी फ्रिज मोबाइल ज्यादा बिकेंगे, तो इधर आप हाई कलेक्शन देखते हैं। लेकिन उसके मुकाबले हो सकता है मई जून में कुछ दिख नहीं रहा है, तो समझो जीएसटी की इनकम पूरे साल की सरकार ने सोची होगी, पर हर महीने ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन फिर भी सरकार के कुछ तो खर्चे मंथली फिक्स हैं कि मान लो पुलिस कमिश्नर आईपीएस है, उसको 2-2 लाख रुपए हर महीने सैलरी देनी है, तो देनी पड़ेगी, तब आप ये नहीं कह सकते नहीं अभी जीएसटी में पैसा कम आया है। तो टेम्पररी मिसमैच हो गया कि सरकार का टैक्स कलेक्शन कुछ महीने कम रहता है, लेकिन फिर भी खर्चे तो उसके कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। अब इस सिचुएशन में जो इम्बैलेंस हो गया टेम्पररी है, उसे कैसे फिक्स किया जाए? तो ये बात आएगी कि तब बच्चन ने एसआरके को कहा देखो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुम ऋतिक के पास जाना, मतलब पीएम सीएम को ये तकलीफ आ जाए, टेम्पररी मिसमैच हो जाए, तो तुम आरबीआई के पास जाना, और आरबीआई जो लोन देगा उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है वेज एंड मींस एडवांसेस। तो समझिए यूनियन स्टेट को टेम्पररी मिसमैच हो गया किसी महीने में, तो उन्हें लोन चाहिए, तो ऐसा शॉर्ट टर्म लोन मान लीजिए 3 महीने का आरबीआई उनको देगा, तो उस पर क्या इंटरेस्ट होगा, क्या ब्याज होगा? तो असल में 3 विंडो होती है। एक जो मेन विंडो है वो है तो वेज एंड मींस एडवांसेस, उसमें ऐसा कि रेपो रेट का जो भी चला मान लो 6% या 5.50, उसी ब्याज पे आरबीआई सरकार को लोन देगी। कुछ और भी विंडो होते हैं, उसके एक नीचे होता है एचडीएफ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, वो ऐसा रेपो से 1% कम ब्याज पे लोन देगा। फिर एक होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वो ऐसा रेपो से 2 या 5% ज्यादा ब्याज पे देगा। ये तीनों पे कितना इंटरेस्ट लगता है उसका लोड नहीं लेना है, ये ऊपर नीचे है ऐसा भी लोड नहीं लेना है, बस याद इतना रखना है कि ऐसे विंडो होते हैं ओवरड्राफ्ट, डब्ल्यूएमए, एचडीएफ। तो ये टॉपिक इधर खत्म हो जाएगा। अब स्वाभाविक है कुछ लोग तुरंत झंडा उठाएंगे कि अगर डब्ल्यूएमए रेपो रेट पे मिल रहा है और एचडीएफ रेपो -1 पे है, तो ये तो सब रेपो -1 मतलब एचडीएफ में जाएंगे ना, तो फिर डब्ल्यूएमए को आएगा नहीं, वो उनकी वही पंचायत चालू हो जाए। समझो इसमें कोटा सिस्टम होती है कि किसको कितना मिलेगा, ऐसा कोटा होता है, तो मुंह पाल के सब लोग मन चाहे इतना लोन नहीं ले सकते। कुछ लोग ये भी खिचड़ी करेंगे, ये एचडीएफ तो वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी नहीं है जहां पर बैंकर्स अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करते थे, वो अलग चीज थी, पिलर 1 2 में देखा, ये अलग नाम है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, लोन में पैसा देने की बात है स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये समझते मामला क्या है, देखिए भारत सरकार को उधारी में पैसा चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एलिजिबल इशू की, इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? मेरे आपके जैसे लोग, यस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, एलआईसी, ये लोग। बैंकर्स भी करेंगे एसएलआर विंडो के तहत, वो क्या था पिलर 1 2 पता होना चाहिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एफपीआई एफडीआई वाले भी पैसा लगा सकते हैं, एफडीआई वाले नहीं लगा सकते, सिर्फ एफपीआई वाले लगा सकते हैं, फिर वो क्या पिलर 3 में देखेंगे, अभी इतना जटिल नहीं करना है। तो समझो देशी विदेशी सभी लोग खरीद सकते हैं, ये बात है। स्टेट गवर्नमेंट भी खरीद सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा हो तो यूनियन की गवर्नमेंट सिक्योरिटी एलिजिबल परचेज कर सकते हैं, हाँ सामने सरकार उनको प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे करेगी। अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास मान लो ऐसी यूनियन की गवर्नमेंट सिक्योरिटी एलिजिबल कुछ पड़ा है कि मान लो 5 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट सारा मोटा रकम आएगा कब? यूनियन से स्टेट में 5 साल बाद। लेकिन अभी इनको 3 महीने के लिए टेम्पररी शॉर्ट टर्म मिसमैच हो गया, तो वो ये यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन वो स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई में गिरवे रखेगा, इट विल प्लेस द यूनियन की सिक्योरिटी, और आरबीआई उसको शॉर्ट टर्म का लोन देगा जिसे कहते हैं एचडीएफ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी फॉर स्टेट्स। क्या ये हमारे लिए काम का जवाब नहीं काम का? तो तुम बता क्यों रहे हो? क्योंकि झंडा लेके लोग खड़े हो जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस वाला कुछ बार, अब समझो इसमें आरबीआई कुछ बार चेंज करेगा, इसका ब्याज क्या है? मान लो अभी वो रेपो -1, कभी आरबीआई कहेगा नहीं मुझे बताया आ गई है, स्टेट्स को बहुत तकलीफ है, तो कहेगा रेपो -0.5 या 2.5 कुछ कर देगा, तो इंडियन एक्सप्रेस पूरा पेज भर देगा। बट इन माय ओपिनियन इट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, एक लाइन में समझ लिया काफी है, तो खिचड़ी मत करना। एचडीएफ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी स्टेट्स को टेम्पररी लोन जाते हैं, एचडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वाला था कि जहां आरबीआई बैंकर का सरप्लस पैसा डिपॉजिट में लेता है। एचडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट वो अलग चीज है, वाईएमएफ की चीज है जिसे हम थर्ड पिलर में देखेंगे, इसलिए नोट पेन लेके बैठना जरूरी है। अभी ये जो बात है एचडीएफ, तो वो यूनियन के लिए नहीं है, वो सिर्फ स्टेट्स के लिए है, और स्टेट को कितना पैसा मिलेगा? मुफ्त के कुछ भी मिलेगा नहीं भाई, उधारी में रखने के लिए उसके पास गिरवे रखने को गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, देन आरबीआई विल गिव समथिंग, गिरवे रखने को कुछ नहीं, आरबीआई विल नॉट गिव। तो मान लीजिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का सारा कोटा कंप्लीट हो गया, उसके पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं बचेगी उधारी में गिरवी रखने के लिए, प्लेस करने के लिए, तो फिर वो नेक्स्ट विंडो में जाएगा वेज एंड मींस एडवांसेस। अब यहाँ कोटा सिस्टम है कि कुल मिला के सब स्टेट्स को बोला गया टोटल, मतलब सारे जो स्टेट है उनका टोटल कंबाइंड है 60,000 करोड़ आपको मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसी तरह यहाँ पर यूनियन को कोटा दिया 1,20,000 करोड़, उतने मैक्सिमम मिल सकते हैं, उससे ज्यादा आरबीआई नहीं देगा। मान लीजिए ये कोटा भी कंप्लीट हो गया, तो फिर वो जाएंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो ये स्वाभाविक है यहाँ जाएगा, मतलब वो बहुत डेस्परेट है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, बाकी सारे कोटे खत्म कर चुका है, तो आरबीआई क्या कहेगा तुम्हारा रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो मैं इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करूंगा, तो ओवरड्राफ्ट में वो रेपो के ऊपर एक्स्ट्रा 2 से 5% और इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब डब्ल्यूएमए कोटा कंप्लीट होता है तो यूनियन और स्टेट वहां पर लोन लेने को जाते हैं। नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, इतना जान लिया ओवरड्राफ्ट डब्ल्यूएमए एचडीएफ है जहां से पैसा इनको जाता है, दैट इज इनफ। तो अगर अब हम पूरी लिस्ट बनाएं तो यूनियन और स्टेट कितना सब इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं। शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ 1 साल से कम के लिए, तो यूनियन के ट्रेजेबल वो 4091, 182 या 364 डेज के होते हैं, स्टेट के ट्रेजेबल नहीं होते हैं, क्यों? आरबीआई ने बंद करा दिया कि तुमको चाहिए तो एचडीएफ और डब्ल्यूएमए और वो सब में आना तुम।
यूनियन के कैश मैनेजमेंट बिल भी होते हैं 91 डेज के होते हैं। आप कहते हैं ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल में फर्क है, वो पीएचडी हमारे लिए काम की नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ इशू नहीं कर सकता शॉर्ट टर्म में। यूनियन को चाहे तो वेज एंड मींस एडवांस वाटर फैसिलिटी वो तो है, स्टेट को भी ये फैसिलिटी है। यस, स्टेट को एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। कौन सी स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी? वो सिर्फ स्टेट के लिए, यूनियन के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए तो यूनियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी 1 साल या उससे ज्यादा के लिए। स्टेट्स को 1 साल या उससे ज्यादा के लिए लोन में पैसा चाहिए तो अपने एसडीएल बॉन्ड्स यानी स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स इशू करेंगे। तो दिस इज द एंटायर सीन। और ये सारे सबका मैनेजमेंट वहीवट कौन देखेगा? आरबीआई। तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट थे सरकार के तो देख लिया। कंपनियों को भी ऐसा लोन में पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म का, वो इशू करेंगे मार्केट में इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट, ये सब होता है। एक व्यापारी को चाहिए वो भी ऐसा जारी कर सकता है कमर्शियल बिल। बैंक को खुद में पैसा चाहिए तो वो अपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी कर सकता है, इन्वेस्टर को उनसे शॉर्ट टर्म में पैसा उठा सकता है। ये सभी में कॉमन बात क्या है? सोल्ड डिस्काउंट एंड रीपरचेज एट फेस वैल्यू। ऐसा एक संस्था है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीसीआईएल, वो भी ये बैंक एनबीएफसी वगैरह को शॉर्ट टर्म में लोन चाहिए तो मदद करता है। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है सीबीएलओ, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। फुल फॉर्म में याद नहीं रखना सिवाय आरबीआई की ऐसी कोई परीक्षा की तैयारी करे। इंटरेस्टिंगली यूपीएससी ने बीच में ये पूछा सीबीएलओ क्या है, तो शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट है। अब ये ऐसा 25 साल में पहली बार पूछा। मैं तो 10 साल से जो पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा ही रहा हूं, तो हैंडआउट तुम्हारा 1000 पेज का कैसे हो गया? तो भाई हाथ रुमाल में भी मैं पढ़ा दूं आपको, फिर एग्जाम पास नहीं होगी, फिर आप फ्री रिफंड मांगने आ जाएंगे कि तुमने कुछ पढ़ाया नहीं था। दैट इज द टिपिकल दिल्ली कोचिंग माफिया बिजनेस मॉडल ऑपरेंडी। एनीवेज, कॉल मनी क्या था? बैंक एनबीएफसी वाले आपस में शॉर्ट टर्म के जो लोन लेते देते थे। कॉल मनी मतलब 1 दिन के लिए लोन दिया और उसका ब्याज है। नोटिस मनी मतलब 2 से 14 दिन के लिए जो एक दूसरे को लोन में पैसा दिया उसका ब्याज है। रेपो रेट क्या था? आरबीआई शॉर्ट टर्म के लोन दे रहा था अपने क्लाइंट्स को। एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है? वो तो कुछ है ही नहीं, वो लोन की फार्मूला है, वो खुद में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कागज का टुकड़ा नहीं है। खिचड़ी मत करना। एक्सटर्नल बेंचमार्क फार्मूला थी जिससे बैंक डिसाइड करता था कि ये जो मैं बाइक लोन, कार लोन सबको दे रहा हूं उसका क्या भाव होना चाहिए, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देखिए वैसी बात है, मुकेश अंबानी आ जाएगी मुझे ट्रक भर के लोन चाहिए 100 करोड़ का। अब बैंकर कहे मैं डिपॉजिटर के पास से चलो 25 करोड़ डिपॉजिट करके मैं टेम्पररी कॉल मनी, नोटिस मनी बोल के एलआईसी, एसबीआई सबसे और 25 करोड़ लेके आता हूं। मैं आरबीआई से भी रेपो एमओ से ये सब करके 25 करोड़ लेके आता हूं, फिर भी कम पड़ा क्योंकि मुकेश अंबानी को 100 करोड़ चाहिए। तब वो क्या करेगा? वो ऐसा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू करेगा ऑन बैंक, एक्सिस बैंक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और एलआईसी या किसी को देकर वहां से वो और 25 करोड़ उठा के लाएगा। सो दैट इज आल्सो अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, पर बीच में क्या हुआ कि बैंकरों ने जो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन आ गए होंगे तो टेम्पररी मिसमैच को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किए। तो इंडियन एक्सप्रेस बड़ी बड़ी कॉलम लिखने लगा, जबकि मुद्दा तो ये एक लाइन का ही है। रेपो में 2 पार्टी थी, आरबीआई और सामने उसका जो भी क्लाइंट था बैंक या एनबीएफसी। ट्राई पार्टी रेपो क्या होगा? 3 पार्टी हो जाएंगी कि एलआईसी और एक्सिस को आपस में शॉर्ट टर्म का लोन लेना देना है, लेकिन बीच में एक ब्रोकर या एजेंट आ जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर का काम क्या होगा कि एलआईसी ने मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखी तो ब्रोकर उसकी कस्टडी लेगा, और एक्सिस वन टाइम पे पेमेंट कर रहा है या ले रहा है उसका पूरा काम देखेगा, बीच में ब्रोकर का कमीशन होगा। तो 3 पार्टी हो गई ना, 1 2 और 3, तो ट्राई पार्टी रेपो। बस इसे एक लाइन में याद रखना, एक लाइन से ज्यादा याद नहीं रखना है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, आरबीआई रेपो दे रहा है तो इधर क्यों आ रहा है, भाई उसको सस्ता मिल रहा होगा तो आएगा, कोई किसी को पिस्तौल नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ तक हमने समझा, ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट खत्म। अब कुछ स्पेशल जात के शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जैसे टीआरईडीएस वगैरह समझना है, बट लेट अस टेक अ ब्रेक के दौरान आप एक 2025 प्रीलिम का ईवाईक्यू ट्राई करें। इसका हिंदी में क्या वो बहुत जटिल हो जाएगा। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ, आपको क्या लगता है शेयर होल्डर बॉन्ड होल्डर के बीच क्या डिफरेंस है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। पलक, दर्शन, रूही, साक्षी, तरु, सुमित, सृष्टि, अरमान, रोहित, कृष, विनायक, शुभेंद्र,
मुनजा, मयंक, भार्गव, रौनक, जयंत, दीक्षा, विशाल, दीपक, आकांक्षा, लोकेश, प्रिंस, जानवी, लीना, रमन, मारियुष, सत्यम, प्रशांत, अमर, अक्षत, सान्या, हयाज, अर्जुन, ये सब लोग फिर अर्पण, यश, अमल, जितेश, विकास, सोहन, रोशन, प्रशांत, सलोनी, रितिका, नदर्श, करेक्ट आंसर। देखिए बॉन्ड्स जो खरीद रहे हैं वो कंपनी को लोन में पैसा दे रहे हैं और उनका हमेशा फर्स्ट क्लेम होगा जब भी कंपनी की नीलामी होगी। शेयर जो दे रहे हैं वो शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी के पार्शियल ओनर है, प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा, लेकिन वो पहले बॉन्ड होल्डर बैंकर उनके पैसे जाने के बाद कुछ बचता है, 3 के हाथ में आता है और कंपनी बंद होगी 3 को लास्ट में पैसा मिलता है। तो यस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब 2 and 3 इज करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सप्लेनिंग वन कि हाँ इस कारण से बॉन्ड होल्डर को ज्यादा सेफ माना जाता है कंपेयर टू स्टॉक होल्डर्स। अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं ये जो इसमें मतलब सेकंड स्टेटमेंट है वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है फीचर, लेकिन वो उसको सेफ कैसे वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वगैरह। तो देखिए ये जो 3 स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग में है उसमें तो ये हर एक जगह पर दलील हो सकती है, इसका मेरे पास एक ही जवाब है कि ऑफिशियल आंसर की अगली साल आए तब हम इसको रिविजिट कर लेंगे। अभी यहाँ पर आप बी ऑप्शन देखो which is making no sense, both statement 1 and 2 are correct and one explains 2, मतलब ये तो उल्टा ही कुछ पूछ रहा है, तुमसे क्या टाइपिंग मिस्टेक हुआ, जवाब है नहीं। ये जो बी ऑप्शन है ये ऐसा ही उसने क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही दिया है, तो ये तो गलत है, मतलब इसके कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। असल में 3 और 2 पहले को क्या कर रहे हैं इस टाइप का फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब क्या इसको देखते हुए ये क्वेश्चन कैंसिल ही हो जाएगा, ये भी हम अभी नहीं बोल सकते, एक साल बाद जब आंसर की आएगी तो इसे रिविजिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिए मैंने आपको सिखाया कि कैसे सरकार एक बजट लेके चलती है, तो उसी तरह जब मैं इकोनॉमी या कोई भी टीचर को सब्जेक्ट पढ़ाने बैठा तो उसको भी बजट लेके चलना पड़ेगा कि मुझे 50 लेक्चर में ये खत्म करना है। तो इस कारण से समझो अभी तो हम लोग मतलब मुश्किल से शुरू ही हुई है हमारी ये जर्नी कि हम पहले पिलर में और उसमें भी एक कौन सा चौथा पांचवा चैप्टर है। तो स्वाभाविक है अब यहाँ पर एक एक इंस्ट्रूमेंट में एक दो लाइन में आपको फास्ट पढ़ा के निपट लूंगा क्योंकि हैंडआउट में दिया हुआ एक दो लाइन में आपको मेमोराइज करना है। अब इसमें समझो मैं एक एक चीज को 3 बार रिपीट करूंगा तो इसी में 1 महीना तो चला जाएगा, तो छठे पिलर तक कब पहुंचेंगे? 3 साल बाद परीक्षा हमको नहीं देनी है, अपने को 2026 को देनी है। तो आई विल रन फास्ट, इसमें मेरी बात हुई नहीं है और ना ही इसमें आपकी कमजोरी, आपको समझो सारा अभी तुरंत चोंच नहीं डूब रही तो चिंता नहीं करनी है, सुकून से कल सुबह आप हैंडआउट देखेंगे, यही सब कहानी उसमें, वो सुकून से पढ़ना। नाउ शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे थे, तो सरकार को जो पैसा चाहिए था लोन में हमने दे दिया। अब एक खास चीज है टीआरईडीएस, वो क्या समझते हैं और नोट पेन लेके बैठना जिनको दिमाग में नहीं उतर रहा है, क्योंकि इसमें वो मुद्दे कम कुछ दम है नहीं, कुछ लोग फालतू में खुद ही उसको कंफ्यूज हो जाते हैं। बात समझो, मुकेश अंबानी जियो मोबाइल फोन बेच रहे हैं तो उसके लिए भी उनको बॉक्स चाहिए, बॉक्स में फोन पैक करना है, तो जियो कंपनी खुद से बॉक्स नहीं बना रही होगी, उन्होंने कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मतलब छोटे फैक्ट्री वाले को बोला होगा कि तुम ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स बनाते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट सबके लिए तो हमारे लिए भी बनाओ और हम तुमको पैसा देंगे, मान लो 100 रुपए देने हैं और हर महीने का उसका धंधा चल रहा है। तो समझो तुरंत कैश में मुकेश अंबानी उसको पैसा नहीं देगा, तो वो ये कहेगा इस महीने का तुम मुझे डिलीवरी दो, इस महीने का सेटलमेंट अगले महीने करेंगे, अगले महीने तुम डिलीवरी देना उसका सेटलमेंट उसके अगले महीने करेंगे, तो ये चलते रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो एमएसएमई वाला उसका सैड इमोजी हो जाएगा, क्योंकि जो छोटे कारखाने फैक्ट्री लेके बैठे हैं उनको हमेशा पैसों की किल्लत रहती है। तो मुकेश अंबानी क्या पैसा मैं दूंगा 100 रुपए पर अभी 1 महीने बाद, तो स्वाभाविक है इसे अभी अभी पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी देनी है, लाइट बिल देना है, तो वो ये जो अनपेड इनवॉइस है जो असल में मुकेश अंबानी देंगे पर 100 रुपए बाद में देंगे, अभी नहीं दे रहा है, तो ये एमएसएमई वाला गिरवी रखेगा किसी बैंक या एनबीएफसी में और उसके सामने बैंक एनबीएफसी वाला इस भाई साहब को 100 रुपए तो नहीं देगा, क्योंकि 100 का माल 100 में खरीदेगा तो प्रॉफिट बैंक का कुछ होगा नहीं, वो इसके बदले देगा 90। फिर अब आप समझिए कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये भाई साहब ने 100 रुपए का इनवॉइस जो अभी भी अनपेड है मुकेश अंबानी ने पैसा नहीं चुकाया है, उसे एमएसएमई में ये भाई साहब ने 90 रुपीज में एक प्रकार से बेचा और 90 रुपीज लिए, और फिर 1 महीने बाद मुकेश अंबानी फरवरी में जनवरी का पैसा फरवरी में चुकाएगा, 100 रुपए देगा, 100 रुपए अपना फैक्ट्री मालिक एसबीआई को रिटर्न करेगा कि देखो पिछले महीने में आपसे एडवांस में 90 रुपए लेके गया था लोन में, तो इसके बदले 100 रुपए प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ में चुका रहा हूँ। तो यहाँ एसबीआई का क्या प्रॉफिट हुआ, एसबीआई ने दिए थे 90 और भाई साहब ने वापस किया 100, तो एसबीआई का क्या प्रॉफिट है 100 माइनस 90 डिवाइड बाय 90 11%। तो ये तो क्या हुआ, एसबीआई ने एक का शॉर्ट टर्म लोन दिया, लेकिन ये जो प्रोसेस थी जिसमें ये अनपेड इनवॉइस गिरवी रखा गया, इस कारण से इस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टरिंग प्रोसेस। आई गिव यू 30 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो, हालांकि दम नहीं है अपन फिर भी कुछ लोग खिचड़ी करके इसमें ही फंस जाते हैं। आप याद करें जब हमने बॉन्ड यील्ड पढ़ा था पिलर 1 2 में, तो एग्जांपल में क्या था, जेठालाल और गिले का सब था। इधर मैंने जानबूझ के जेठा और गिले को नहीं रखा, दूसरे लोगों को क्यों रखा, ताकि हर स्टोरी में किरदार अलग हो तो खिचड़ी नहीं हो, वरना क्या मैं इधर ही रखूं कुछ लोग उसी खिचड़ी कर दे, वो ऐसा हुआ था तो इधर ऐसा क्यों हुआ, भाई दो अलग चीज है, वो पूरा मामला ही अलग था, खिचड़ी मत करो, एक फोटो फ्रेम में एक ही रखो। पंकज त्रिपाठी और प्रियंका चोपड़ा को कंपेयर नहीं करना है, फैक्टरिंग अलग चीज है कि जहां पर ये छोटे व्यापारी जो बड़े बड़े सेठ लोगों को माल बेचते हैं, लेकिन सेठ लोग 1 महीने बाद पैसा देते हैं, तो टेम्पररी ये लोग बैंकों से उधारी में जो पैसा ले लेते हैं और बाद में रिटर्न करते हैं, अपना ये अनपेड इनवॉइस गिरवी रख के उसे कहा जाता है फैक्टरिंग। अब यहाँ पर अगर ये जो एमएसएमई वाले भाई साहब हैं वो एसबीआई को कहे देखो मुकेश अंबानी से 100 रुपए लाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपको 100 दे दूंगा, तो इसे हम कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग कि जब एमएसएमई सेलर ने रिस्पांसिबिलिटी ली। कुछ केस में ये होगा कि एसबीआई कहेगा देखो हमारे पास इनवॉइस है तो हम ही चले जाएंगे मुकेश अंबानी के ऑफिस में और उससे पैसा मांग लेंगे, तुमको बीच में खड़ा रहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तो फैक्टरिंग कि जब फैक्टर यानी बैंक एनबीएफसी वो खुद ही रिस्पांसिबिलिटी लेता है कि हम जाके मुकेश अंबानी से कलेक्ट कर लेंगे। तो बिल डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग बात तो एक ही है, लेकिन उसमें चेंज ये है कि हु इज टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर मनी कलेक्शन। ये भी मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स का देखो 2 जात होते हैं इसके, तो मैंने आपको बता दिया, इसको भी याद नहीं रखना कि ये 2 जात होते हैं, तो मतलब उसमें एक्जेक्टली क्या होता है। अमेजॉन आप कहेंगे ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, टेक्निकली इट इज कॉल्ड ई मार्केट प्लेस, मतलब समझो आप एक पेन ड्राइव खरीद रहे हैं तो अमेजॉन आपको नहीं बेच रहा है, अमेजॉन पे लोगों ने लिस्ट किया है, ये अलग अलग जो छोटे छोटे व्यापारी होंगे, अपारियो, हॉल गैजेट, वॉल रिटेल, और आप उनसे ले रहे हैं। तो अमेजॉन क्या हुआ, सब्जी मंडी का जो जमीन है वो अमेजॉन का है, उस पर एक ठेला लेके जो दुकानदार बैठा है वो दूसरे लोग हैं, तो इट इज अ प्लेस दैट कनेक्ट्स बायर्स विद द सेलर्स। तो उसी तरह एक तरफ ये बहुत सारे ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिनको शॉर्ट टर्म का लोन लेना है अनपेड इनवॉइस गिरवी रख के, और सामने बहुत सारे बैंक एनबीएफसी वाले हैं जो इनको लोन देना चाहते हैं, तो बीच में अमेजॉन जैसा कुछ होना चाहिए। तो उसे आप क्या कहेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं, उसको कहा जाता है TREDS प्लेटफॉर्म, ट्रेड रिलेटेड समथिंग समथिंग डिस्काउंट वगैरह, ऐसा फुल फॉर्म है, याद नहीं रखना है। TREDS क्या है, इस पूरी प्रोसेस के साथ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और उसके भी अलग अलग एग्जांपल होंगे, जैसे ई कॉमर्स साइट का एग्जांपल है फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, तो यहाँ पर M1 एक्सचेंज, RXCL, TREDS ऐसी कंपनियां ऐसे प्लेटफॉर्म चला रही है।
इसका एक अलग कानून है फैक्टरिंग रेगुलेशन जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। पहले केवल बैंक ये कर सकते थे, हाँ कुछ सिलेक्टेड एनबीएफसी कंपनी जिनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया हो कि फैक्टरिंग का काम करो, तो ऐसी 7-8 कंपनियां कर सकती थी। तो मतलब समझो गोल्ड लोन कंपनी, म्यूचुअल फंड वाले, बाकी जात के एनबीएफसी कंपनियां फैक्टरिंग का ये बिजनेस नहीं करती थी, कर नहीं सकती थी, उनको अलाउड नहीं था। फिर सरकार ने कानून चेंज कर दिया, तो अब तो सभी जात के बैंक और सभी जात के एनबीएफसी सब लोग ये धंधा कर सकते हैं फैक्टरिंग वाला। दूसरा, ये जो बात हुई कि भाई साहब ने जियो कंपनी को माल सप्लाई किया और उसका पैसा भी नहीं आया, ऐसा अनपेड इनवॉइस है, एसबीआई से गिरवे रख के 90 लेके आए, बट व्हाट इफ उसकी जेरॉक्स निकाल के ये भाई साहब एक्सिस बैंक से भी 90 लेके आए, ये तो गलत हो गया ना ड्यूअल फाइनेंसिंग, क्योंकि एक ही संपत्ति या एक ही कागज को दो जगह गिरवे रख के आप डबल लोन निकालेंगे। आना आपको सिर्फ 100 रुपये है मुकेश अंबानी से, आपने उठा लिया मार्केट से 180, तो आप चला नहीं सकते ये गेम। तो हाउ टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम ऑफ ड्यूअल फाइनेंसिंग? सीधी बात है कि इसको यूनिक सीरियल नंबर होना चाहिए हर एक इनवॉइस का, और उसका एक सेंट्रल रजिस्टर होना चाहिए ऑनलाइन, और उस रजिस्ट्री में तो जितनी बार आदमी गिरवे रखने जाएगा एसबीआई पहले चेक करेगा कि तुमने ये इनवॉइस नंबर किसी और को तो गिरवे नहीं दिया है ना। तो ऐसी सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई गई है अंडर द सरफासी एक्ट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्यूअल फाइनेंसिंग। तो पहले रिस्क था ये सब, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि एक सेंट्रल रजिस्ट्री है जिसमें क्रॉस वेरीफाई कर सकता है बैंकर। तो वी आर डन विद प्राइवेट पार्टीज। अभी नेक्स्ट मुद्दा आता है लिबोर। लिबोर ऐसा है, मान लीजिए मुंबई में एक बैंकर ने दूसरे बैंकर को लोन में पैसा दिया 4% ब्याज पे, उसी तरह तीसरे बैंकर ने चौथे बैंकर को लोन में पैसा दिया 5% ब्याज पे, तो एवरेज क्या है 4+5 डिवाइड बाय 2 4.5। तो ये जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है इसको क्या कहेंगे? मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट मिबोर। इट इज द एवरेज इंटरेस्ट रेट एट व्हिच बैंक्स इन मुंबई गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू ईच अदर। ये एक बात हुई। अब उसी तरह लंदन में एक बैंक है जो दूसरे बैंक को 4% ब्याज में लोन दे रहा है और चौथा बैंक 5 को 5% ब्याज पे दे रहा है, तो एवरेज क्या है 4.5। इसे क्या कहेंगे? लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर। इट इज द एवरेज इंटरेस्ट रेट एट व्हिच बैंक्स इन लंदन गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू ईच अदर। अब ये लिबोर का काफी महत्व था, ये एक बेंचमार्क था कि लिबोर प्लस प्रॉफिट मार्जिन उस हिसाब से लोन इंटरेस्ट रेट तय होते थे ब्रिटेन के अंदर। फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी कि मान लीजिए सिंगापुर का बैंक अफ्रीका के बैंक को लोन दे रहा है, तो क्या ब्याज लेगा, तो भी क्या लिबोर उस पे इतना प्रॉफिट मार्जिन और ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। तो लिबोर यूज्ड टू बी अ रेफरेंस पॉइंट फॉर वैरायटी ऑफ लोन एग्रीमेंट्स। उसी तरह मुकेश अंबानी मान लीजिए दुबई के बैंकर से लोन लेने जाए तो क्या ब्याज होगा, उसमें दुबई का बैंकर अच्छा लिबोर क्या है, उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन प्लस आपका रिस्क, उस ब्याज पे मैं दुबई का बैंकर मुकेश अंबानी को लोन दूंगा, तो बेंचमार्क था। कमला हैरिस वो कहे मैं अमेरिका में डॉलर कमाई, भारत में मुझे फिक्स डिपॉजिट करना है, तो एसबीआई उसको कितना इंटरेस्ट पे करेगा, इधर भी लिबोर प्लस X% इतना हम फिक्स डिपॉजिट पे फॉरेनर्स को उनकी डिपॉजिट पे डॉलर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट चुकाएंगे। तो ये सब चल रहा था। अब तकलीफ होगी कि लिबोर जो बेंचमार्क था उसी के कैलकुलेशन में स्कैम चल रहा था कि वहां लंदन के बैंकर सही नंबर नहीं दिखा रहे थे, सब छुपा रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। तो ब्रिटेन की जो भी सरकार थी उसने कहा लिबोर को बैन करते हैं। तो पूरी दुनिया को तकलीफ हो गई कि सब लोग फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लोन एग्रीमेंट साइन करके बैठे थे जिसमें लिखा था लिबोर के हिसाब से होगा, लिबोर खुद ही बंद हो गया। तो नाउ ऑल दिस इन्वेस्टर बैंकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड वो अपने कॉन्ट्रैक्ट रीराइट करेंगे और नया उसमें इंडिकेटर डालेंगे। नया डालेंगे तो जैसे जापान करेगा टोक्यो का टोनार, स्विट्जरलैंड का सेरोन, ये सब हमारे लिए काम का नहीं, सफिशिएंट हो कि वो ऐसा सब नए नए इंडिकेटर्स बनवाएंगे। अब स्वाभाविक है जब लिबोर कैंसिल हो गया या बैन हो गया तो आरबीआई को भी तकलीफ होगी कि भारत के अंदर ऐसे एग्रीमेंट उसको मैं कैसे चेंज कराऊं। तो आरबीआई ने कहा हम हमारा एक नया ऐसा सिमिलर बेंचमार्क निकालेंगे जिसका नाम होगा SORR, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा वो सब हमारे लिए काम का नहीं, अभी वैसे भी इसके सब ट्रायल स्टडीज चल रही है। तो ये तो इधर खत्म हो गया, लेकिन रोज उठ के समाचार है तो रोज उठ के पीएचडी नहीं करनी है। आरबीआई कल उठ के ये कह दे कोई ये चीज 2026 से लागू होगी बोल के फिर से एक पेज भर के पीएचडी थीसिस हिंदू में तो नहीं करनी है, क्योंकि मुद्दा एक लाइन का एक लाइन में हमने समझ लिया। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म के लोन हमने देख लिया। अब हम जाते हैं कैपिटल मार्केट, मतलब 1 साल या उससे ज्यादा के लिए पैसा उधारी में चाहिए। तो यहाँ पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, सरकार को चाहिए, कंपनियों को चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए। देखते हैं सरकार को चाहिए वो अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसा सब इशू करती है 1 साल या उससे ज्यादा के लिए। तो अमेरिकन सरकार इशू करती है वो बोलेंगे ट्रेजरी बॉन्ड है। अब समझो ये जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है इसमें सरकार कभी कुछ गिरवे नहीं रखती, कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने लोन नहीं चुकाया तो आप प्रेसिडेंट की जो लिमो या उसका एयरफोर्स वन का एयरक्राफ्ट आप जब्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, नथिंग इज प्लेस्ड एज कोलैटरल। आप जो लोन दे रहे हैं आप सरकार के ऊपर विश्वास पे दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी सब टॉपिक, डेट सब टॉपिक, लॉन्ग टर्म सब टॉपिक, गवर्नमेंट। तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसको डेटेड सिक्योरिटी सॉवरेन बॉन्ड्स भी कहा जाता है, गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा जाता है। देखो एक तो होता है गिल्ट ये वाला, ये क्या होता है अपराध भावना, कि अगले साल जो फेल हो जाए फिर उसको लगे पिछले साल मैंने ढंग से पढ़ लिया होता तो अच्छा रहता, दैट इज गिल्ट। यहाँ पर स्पेलिंग अलग है, GILT, गिल्ट मतलब एकदम प्राइम क्वालिटी की जो चीज है, अग्रिम दर्जे की प्रतिभूति, क्योंकि सरकार ने इशू किया था, मानते हैं सेफ है, इस बात कम है इन दैट सेंस, सो दे आर कॉल्ड गिल्ट एज सिक्योरिटीज। इसमें कोई कैलकुलेटर नहीं है, हालांकि इसका रेटिंग किया जाता है, S&P मूडीज वगैरह कंपनियां रेटिंग करती है कि जैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी होगी तो भाई वो चुकाए उसी को गारंटी है, उसका डी रेटिंग कर दो। भारत का चलो B रेटिंग करो, यूएसए का बहुत बढ़िया बात से ट्रिपल रेटिंग करो, ऐसा चलता है। लेकिन यहाँ पर भी एक जात का रेसिज्म है, वो ऐसा कि चाहे भारत है, चीन है, हमेशा हमने हमारे लोन चुकाए हैं, कोई इन्वेस्टर का पैसा डूबा नहीं है, लेकिन फिर भी S&P मूडीज वगैरह नहीं, तुम सब थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, तुम गुलाम लोग, हमारी झुकी के नीचे रहेगा, तो यू हैव लोअर रेटिंग। जबकि अमेरिका को सबसे ज्यादा कर्जे का बोझ है, उसका फाइनेंस उल्टा जो कि में आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप एक बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आया, बहुत उसको उधारी में पैसा लेना है सब मिलिट्री डिफेंस और मैक्सिको बॉर्डर ठीक करने के लिए। तो एक्चुअली इट शुड नॉट बी ट्रिपल ए, वो भारत के साथ या भारत से नीचे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। रविवार तक हम पहुंचेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है, कि मान लो पूरे बाजार में 3000 कंपनियां, तो हम सबके तो भाव चेक नहीं करेंगे, तो उसमें से मान लो 30 कंपनियां उठा के उसका एवरेज परफॉर्मेंस चेक करें और एक इंडिकेटर बना दे। तो इसी तरह ये सारे जो बॉन्ड्स हैं, चीन सरकार का है, तुर्की का है, किसी का, ब्राजील का है, भारत सरकार का है, इन सबकी यील्ड होगी। यील्ड क्या होती है पिलर 1 2 में हम समझ चुके ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ। तो तीन की जो भी यील्ड है, ऐसे 30 देशों की आप यील्ड निकालो और उसका एवरेज निकालो, A+B+C डिवाइड बाय 3, आपको इंडेक्स नंबर मिलेगा। यस, फिर आप रोज फॉलो करो, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ऐसा इमर्जिंग डेट मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, इमर्जिंग मतलब ये सब जो उभरते देश हैं, तीसरा विश्व, डेवलपिंग कंट्री, ये सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो इमर्जिंग और ये उधारी पैसा डेट मार्केट बॉन्ड इंडेक्स एक संस्था बनाती JP मॉर्गन चेज। अभी सपोज ये पहले ऐसा इंडिकेटर बनाते होंगे तो जो 15-20 देश को एवरेज निकालते होंगे उसमें भारत नहीं था, इसको 1-2 साल पहले ऐड किया, इंडिया वाज एडेड, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड भी इस फार्मूला में JP मॉर्गन चेज नाम की इंटरनेशनल कंपनी ने ऐड किया। तो इसको नहीं तो 2 से 3 बार इकोनॉमिक सर्वे और कई बार ये सब न्यूज़पेपर वाले लिख चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इसको देखने के लिए और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। वो ये सोचेंगे देखो पाकिस्तान तो ये फार्मूला में है नहीं, भारत है, इसका मतलब भारत ज्यादा अच्छी इकोनॉमी होगी। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग एडेड इन सच इंडेक्स फार्मूलाज। जब अंग्रेजों के जमाने में बॉन्ड इशू होते थे तो डिजिटल इशू नहीं होते थे, कागज के टुकड़े पे देते थे। ये कागज का टुकड़ा है,
स्टेट ऑफ लुइजियाना मतलब अमेरिका की किसी राज्य सरकार ने उधारी में पैसा लेना है, फेस वैल्यू $5 उसको उधारी में चाहिए। अब आप इसको खरीदेंगे तो इसके साथ देखिए ये सब कूपन है, ये पहला कूपन है, ये दूसरा, लेट मी ज़ूम इन, ये तीसरा कूपन है, ये चौथा। और एक में क्या लिखा है कि 7.5 सेंट, 7.5 सेंट, 7.5 सेंट आपको हम देंगे। तो 4 साल तक आप ये कूपन एक-एक साल में फाड़ के आप उसके ट्रेजरी ऑफिस में जाके जमा करोगे, वो आपको 7.5 सेंट्स का इंटरेस्ट पे करेगा। 4 साल तक तो आपने कितने कमाए, 0.30 सेंट्स। और 5वें साल या चौथे के एंड में मैच्योरिटी में आपने जो बड़ा कागज का फेस वैल्यू वाला पेपर है, आप स्टेट ऑफ लुइजियाना की ट्रेजरी ऑफिस में जाके जमा करेंगे, वो आपको $5 भी आपके वापस कर देगा। तो जब आप इंटरेस्ट निकालोगे कितना कमाया आपने, तो करीब 6% आपने इंटरेस्ट कमाया है। $5 इन्वेस्ट किए थे, 0.30 आपको इंटरेस्ट मिला है। तो इस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? कूपन रेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कूपन फाड़-फाड़ के आप पैसा ब्याज का लेते थे। तो आज की तारीख में तो बॉन्ड्स फिजिकली नहीं, डिजिटली इश्यू किए जाते हैं, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होता है, तो बोला जाता है ये कूपन रेट है। व्हाट इज़ द कूपन रेट ऑफ दिस बॉन्ड, मतलब वो बोला कितना ब्याज दोगे। तो ये हुए कूपन बॉन्ड्स। ये जो कूपन बॉन्ड है इसमें आप देखो कुछ नाम नहीं लिखा है कि मुनाल ने ये खरीदा है। तो समझो मैंने खरीदा, मुझसे कोई चुरा के वो जमा कर दे तो उसको भी स्टेट ऑफ लुइजियाना पैसा देगा। तो इन्वेस्टर का नाम नहीं है, कोई पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट लिंक नहीं है। इसको कहा जाता है बियरर बॉन्ड। जो धारक है जिसके हाथ में वो मुठा किया जाए उसको पैसा मिलेगा। नाम नहीं लिखा है किसके नाम पे ये लिंक है। यूजुअली युद्ध के समय में ऐसा इश्यू करते थे। अगर आप अमेरिका का पूरा इतिहास देखिए, अलग-अलग बार कई उनके तो युद्ध हुए हैं। तो हर बार उनको पैसा चाहिए तो क्या करेंगे? पैन कार्ड, आधार कार्ड लिखने बैठे हैं, नहीं भाई इमरजेंसी जल्दी पैसा दो, जल्दी बॉन्ड खरीदो। तो दीज़ आर बियरर बॉन्ड्स। अब ये वाला बॉन्ड देखिए, सेम बॉन्ड $5 का है, लेकिन इसमें कोई कूपन नहीं है जो आप फाड़ के जमा कर सको। कोई कूपन ही नहीं है जिसे आप फाड़ के जमा करें तो आपको तो ब्याज ही नहीं मिलेगा। पैसा जो बॉन्ड है इसको क्या कहेंगे? ज़ीरो कूपन बॉन्ड, बॉन्ड विदाउट कूपन्स। आपके तो कोई बेवकूफ आदमी है जो खरीदेगा जब इसमें अगर कूपन ही नहीं है। तो समझो, पर वो आपको $5 में नहीं बेचेगा ना, सरकार आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे $4.5 पे बेचेगी और फिर आपको कहेगी 5 साल बाद आना फेस वैल्यू पे खरीद लेंगे। तो आप असल में सोचने बैठो, 4.5 इन्वेस्ट किए थे, 5 वापस आए, यू अर्न 11% इंटरेस्ट। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी हो सकते हैं जिसमें कूपन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्ट तो कमाते हैं इनडायरेक्टली, जो सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रीपर्चेज्ड एट फेस वैल्यू वाली बात है। तो सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स देख लिया हमने। अभी कंपनियों की तरफ जाते हैं। ऐसे कंपनियों के क्या बॉन्ड डिबेंचर होते हैं? देखिए, बॉन्ड और डिबेंचर बेसिकली एक ही बात है कि कंपनी को लोन में पैसा चाहिए, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं। अब कुछ लोग स्वाभाविक है उसमें पीएचडी करेंगे। देखो, बॉन्ड ब्रिटिश टर्म है, डिबेंचर अमेरिकन टर्म है। जब बॉन्ड हो तो उसमें कोलेटरल होता है, नहीं होता है, डिबेंचर में ये है वो है। भाई कौन पूछ रहा है इतना? क्यों आपको बीकॉम करना है? दिस इज नॉट अ क्लास फॉर बीकॉम, दिस इज अ क्लास फॉर यूपीएससी। तो ब्रेन का अपना मेमोरी कार्ड इसमें बर्बाद मत करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिबेंचर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। आगे बढ़ो। मान लीजिए विजय माल्या ने बॉन्ड इशू किया, लेकिन उसकी तो पहले से क्रेडिबिलिटी यानी साख बर्बाद है, तो उसका रेटिंग आएगा डी। तो जंक बॉन्ड है, पुअर रेटिंग। पैसा तो कोई बॉन्ड खरीदेगा नहीं, और ये चाहता है तो ये डुबाएगा आपको कि देखो मैं आपको 18%, 36% इंटरेस्ट देता हूँ, मुझे आप पैसा दो। तो जंक बॉन्ड ज्यादा रिस्की होते हैं और उसके ऊपर ज्यादा ब्याज दिया जाता है, पर इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज आल्सो हाई, ये पैसा लेके भाग जाए। नॉर्मली जो बॉन्ड डिबेंचर इशू होते हैं उसमें आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस होता है, लेकिन वो बॉन्ड का शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है। बॉन्ड जो है वो बॉन्ड ही रहेगा, बॉन्ड का शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा। नॉर्मली बॉन्ड ऐसे ही होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी एनसीडी। एनसीडी नॉर्मली जो भी बॉन्ड्स है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको वापस आएगा, लेकिन कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें वो प्रिंसिपल वापस नहीं करेंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे? इररिडीमेबल बॉन्ड्स, कि जहां पर वो आपको प्रिंसिपल वापस नहीं करेंगे। तो देखिए, रिडीमेबल बॉन्ड्स क्या है कि कंपनी आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ब्याज और मूलधन दोनों वापस करेगी। इररिडीमेबल ऐसा है कि वो इंटरेस्ट पे करेंगे पर आपको प्रिंसिपल मूलधन जो 100 रुपए इन्वेस्ट किया था वापस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, AT1 बॉन्ड हो सकता है, कॉन्सोल बॉन्ड हो सकता है। आप क्या कोई बेवकूफ आदमी इसमें इन्वेस्ट करेगा कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, वो सिर्फ आपको 10 रुपए ब्याज दे रहा है, जो प्रिंसिपल वापस नहीं कर रहा है। भाई समझो ये ऐसी चीजें कि वो LIC ये सोच के चले ना कि मैं तो 200 साल जिंदा रहूंगी, तो हर साल मुझे अगर 10 रुपए मिल रहे हैं तो मेरे पास तो कितने सारे पैसे हैं, 2000 रुपए आ जाएंगे, तो मेरा कोई लॉस नहीं है। तो इंडिविजुअल नहीं खरीदेंगे, ये इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं। Clear? अभी इसके बाद मुद्दा आएगा स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स, चाहे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, पांडा बॉन्ड है, एलिफेंट बॉन्ड है। ये अलग से फ्रेश माइंड मांगता है, तो कोई चिंता करनी नहीं है। तो हमें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में आप 2024 प्रीलिम का ये क्वेश्चन इस पर सोचें। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
1 more minute. हाँ तो मित्रों आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप अगर आपका लोन वापस नहीं चुकाएगा तो आप क्या उखाड़ लेंगे? वोटिंग लाइन और टाइमर स्टार्ट इन 3 2 1 स्टार्ट। दीक्षा, गौरव, रौनक कुमार, गर्व, अभिषेक, हमजा, प्रिंसी, देवेश, आयुष, नेहा, देवी, साक्षी, सचिन, आनंद, फलक, रमन, राहुल, परिधि, संतोष, सृष्टि, जयंत, अरमान, प्रिंस, आर्य, आलोक, शिवा, दर्शन, राम, भावेश, सरस्वती, रोशनी, मुक्तांश, अभिषेक, पद्मनाभ, जहीदा, लोकेश, ये सब लोग फिर अमल, अर्पण, प्रशांत, शुभम, विकास, अर्जुन, रीचा, शान, रोशन, निधि, अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए आपने यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, क्यों? आपको श्रद्धा थी। अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं चुका है तो क्या आप उखाड़ लेंगे? क्या उसका लिमोजिन आप ले सकते हैं? क्या उसका एयरफोर्स वन का एयरक्राफ्ट ले सकते हैं? ऐसा कुछ भी सरकार ने गिरवी नहीं रखा है। ओनली बाय द फेथ, केवल श्रद्धा से आपने पैसा दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि आप कोई उसका क्लेम एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसने कुछ रखा नहीं है। सेकंड इज करेक्ट क्योंकि उसने कुछ गिरवी रखा नहीं है। सो बोथ आर करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन्स वन। तो इसलिए आंसर होगा एक। अब स्वाभाविक है कुछ लोग वकील बनेंगे कि नहीं तो कोर्ट में तो जा ही सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट ये करेगी वो। भाई वो जनरल सेंस में पूछ रहा है, वो ऐसा आपको एलएलबी सेंस में नहीं पूछ रहा है। सो द आंसर इज ये, बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते अपना राइट। क्यों? क्योंकि कोई हार्ड एसेट है ही नहीं, तो फिर आप नहीं चुकाएगा तो आप कुछ लोग फालतू में उसमें नहीं हो तो कोर्ट में तो जा ही सकता है ना भाई। तो आपको थियरी पॉलिटी का ये सवाल नहीं है, ये सवाल इकोनॉमी का है। नाउ हम लोग देख रहे थे बॉन्ड के प्रकार, मतलब एक साल या उससे ज्यादा के लिए चाहिए और उसमें भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए। देखिए सरकार को लोन में पैसा चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी इशू किया, प्राइवेट कंपनियों को, बैंकों को चाहिए बॉन्ड डिबेंचर कुछ इशू करेगी, अगर क्या एक साल उससे ज्यादा के लिए चाहिए। नगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए तो वो अपने अर्बन लोकल बॉडी के म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करेगा। यस ब्रिक्स नाम की संस्था ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसको लोन चाहिए वो अपने ब्रिक्स बॉन्ड इशू करे। वर्ल्ड बैंक को चाहिए वो अपने बॉन्ड इशू करे। तो ये सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, हैंड आउट में एक दो लाइन में जनरल नॉलेज दिया होगा, आप देख लेना। तो दैट पार्ट इज ओवर। अब जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसा है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि जहां ऑब्जेक्टिव उधारी लेने से ज्यादा कुछ और काम अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, तो लॉन्ग टर्म सरकार को लोन में पैसा चाहिए, जारी करिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। ये क्या है? मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए 1 जनवरी को और ऑनियन का भाव चल रहा है 20 रुपीज पर किलो, तो मैं कितने खरीद सकता हूँ? 100/20 5 किलो खरीद सकता हूँ। तो ये मेरा परचेजिंग पावर है, खरीद सकती है। लेकिन मैं ये सोचूं नहीं बैंक में पैसा सेव करते हैं, तो मैं बैंक में पैसा सेव करता हूँ। एक साल बाद या 1 जनवरी से मान लो 31 दिसंबर एसबीआई का मैं आपको 4% ब्याज देता हूँ, तो मेरा 100 रुपये बढ़ के हो गया 104। बट विद इन सेम टाइम महंगाई जो पहले आप 20 रुपये के ऑनियन थे मान लो वो हो गए 22 रुपीज पर किलो के एक साल के अंदर। तो अब मैं कितने ऑनियन खरीद सकता हूँ? मेरे पास 104 रुपये और ऑनियन का भाव है 22, तो मैं तो अभी करीब 4.5 4.5 किलो ऑनियन खरीद सकता हूँ। जबकि पहले मेरे पास कम रुपये थे, 100 थे, लेकिन ऑनियन भी सस्ता था 20, मैं 5 किलो खरीद सकता था। यानी कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो मेरा परचेजिंग पावर कम हो रहा है कि 5 किलो की जगह 4.5 किलो मैं तो खरीद पा रहा हूँ। तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें? नॉमिनल इंटरेस्ट, मतलब एसबीआई आपको फिक्स्ड डिपॉजिट एक साल की करा दो 6 टका ब्याज दूंगा, तो जो भी आपको ब्रोशर पैम्फलेट ऐड में देके वो लिख के देते हैं दैट इज कॉल्ड नॉमिनल इंटरेस्ट। सामने महंगाई का क्या रेट चला है? मान लो 60 टका रेट पे चले कि पिछले साल जो 100 रुपए की चीज थी 107 की हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 6 - 7 जब आएगा -1, इसे हम क्या कहते हैं? रियल इंटरेस्ट रेट, वास्तविक ब्याज दर। ये तो नेगेटिव में आया -1, इसका मतलब क्या? असल में परचेजिंग पावर आपका डिक्लाइन होगा, कम होगा, क्योंकि महंगाई रूपी जो लाइन है वो आपके इस जंगली पैसे को खा जाएगा जो आप बैंक में से कमा रहे हैं। तो स्वाभाविक है पब्लिक को बुद्धि तो है, वो क्या करेगी? देखो बैंक में ब्याज मिल रहा है 6%, महंगाई है 7%, तो हम इस वाले गेम में फंसे तो लॉस में रहेंगे। चलो गोल्ड खरीद लेते हैं क्योंकि गोल्ड का एक साल में भाव 9% हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर फायदा क्या है? हम 9% कमाए, महंगाई है 7, तो फिर भी +2 हमारा फायदा होगा। तो इसलिए गोल्ड है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, बिटकॉइन, ऐसी कोई चीज में जनता पैसा इन्वेस्ट करेगी। जितनी जितनी महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो पब्लिक ऐसी ज्यादा रिटर्न देने वाली चीज की तरफ और ज्यादा पैसा घुमाना शुरू करेगी। नाउ इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? तो जवाब है इट इज अ बैड थिंग, क्योंकि पब्लिक महंगाई के डर से गोल्ड खरीदे तो गोल्ड भारत में बहुत पैदा नहीं होता, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जितना बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो पैसा उनको देना पड़ेगा विदेशियों को, तो इससे डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि पहले $1.75 का मिलता हो अभी 85 का हो जाए। तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब आप क्रूड ऑयल, मेडिसिन, फर्टिलाइजर सब इंपोर्ट करेंगे सब महंगा हो जाएगा और उसके चलते पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो वापस और महंगाई, तो वापस और गोल्ड खरीदेंगे हम लोग। ये साइकिल चलती रहती है। पिलर 3 में करेंसी एक्सचेंज को हम आराम से पढ़ेंगे। अब ये जो महंगाई कैसे गिनते थे हम ऑलरेडी पिलर 1 2 में देख चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। हर महीने का इंडेक्स नंबर निकलता है, फिर उसका परसेंटेज देखा जाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें मतलब सरकार ने, आरबीआई ने क्या करना चाहिए कि पब्लिक का हिसाब क्या है कि एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट में 6% इंटरेस्ट दे रही है और इन्फ्लेशन महंगाई है 7%, इसलिए हमारा लॉस हो रहा है। 6 - 7 = -1। तो एक जमाने में आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा ये कहना है महंगाई के मुकाबले तुमको कम इंटरेस्ट मिला इसलिए तुम परेशान हो, डोंट वरी, मैं आपको महंगाई 7% है तो मैं आपको उससे 1.5% एक्स्ट्रा 8.5% इंटरेस्ट देता हूँ। तो फिर तो आपका लॉस नहीं है, क्योंकि आप समझिए ऐसा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आप खरीदेंगे 8.5% नॉमिनल इंटरेस्ट और महंगाई कितनी है 7, तो फिर भी आपका +1.5 रियल इंटरेस्ट हुआ। ये तो ऐसी बात है कि आपके पहले परचेजिंग पावर था 5 किलो और अगले साल आप 5.5 किलो 5.5 किलो ऑनियन खरीद पाएंगे, सो देन यू विल बी इन प्रॉफिट, परचेजिंग पावर विल इंप्रूव। तो ये सब सोच के आरबीआई ने इशू की इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। लेकिन समझो आरबीआई ने इशू की मतलब क्या? गवर्नमेंट एक प्रकार से लोन में आपसे पैसा ले रही है, ऐसी बात है। यही सब ग्राफिक्स के जरिए आपके हैंडआउट में दिया है कि जब इन्फ्लेशन था 7 और बैंक वाले 6 इंटरेस्ट दे रहे थे तो आप परेशान थे, क्योंकि ये जो लाइन थे आपको खा रहा था इन्फ्लेशन का लाइन, और इस कारण से आप इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देने वाली कोई एसेट मतलब गोल्ड वगैरह में जा रहे थे कि जहाँ 7 की सामने 9% ब्याज मिला था। तो फिर आरबीआई ने क्या कहा कि देखो इन्फ्लेशन अगर 7 है तो मैं आपको ऐसा जंगली पैसा या इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड देता हूँ कि जो भी महंगाई है, सपोज सीपीआई के रूप में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रूप में हम इन्फ्लेशन को नापते हैं, तो जो भी है उसके ऊपर 1.5% ऐसा ब्याज दूंगा। तो हमेशा समझो लाइन की जो स्पीड है उससे 1.5% की स्पीड से ये बढ़ता रहेगा, तो 8.5 आ गया, तो पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, आपका परचेजिंग पावर इंप्रूव होगा। तो ऐसा ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आरबीआई ने इशू किया था। तो बॉन्ड्स प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड देखा।
अब देखिए महंगाई नापने के अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है हम लोग समझेंगे पिलर 4 ई में। अभी हम लोग पहले पिलर में। तो अलग अलग टाइम पे आरबीआई ने ऐसे बॉन्ड इशू किए, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, डबल आई एंड एस डबल एस सी। तो इसमें कुछ डब्ल्यूपीए से लिंक थे, कुछ सीपीए से लिंक थे। इसका बहुत लोड नहीं लेना कौन किससे लिंक था, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ है। आपको सिर्फ फिलोसॉफी या कंसेप्ट समझना है। तो तुम बता क्यों रहे हो? बता इसलिए रहा हूं कि कुछ कोचिंग वाले अपने नोट्स अपडेट नहीं करते और उसमें से फालतू के एमसीक्यू बनाते रहते हैं। फिर वेम्पायर बाबू ने मेरा खून पी जाता है कि तुमने ये बताया नहीं था कि ये तो सीपीए ने डब्ल्यूपीए से लिंक था। अरे भाई तो ये और भी तो था सीपीए से लिंक था यार। इकोनॉमी इज नॉट डिफिकल्ट, इकोनॉमी हैज बीन मेड डिफिकल्ट बाय यूट्यूबर्स, न्यूज़पेपर्स, कोचिंग वाला, मॉक टेस्ट बनाने वाला, एवरीबॉडी एंड स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आल्सो। सबने जटिल किया, बाकी बात में कुछ दम है नहीं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड देख लिया। अब समझते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई का देखो ये कागज का टुकड़ा है। ये बॉन्ड पे आप देखो लिखा है 10 ग्राम, मतलब फिजिकल या डिजिटल चीज है, पर उस पे लिखा होगा 10 ग्राम। तो मुझे क्या इन्वेस्ट करना है? आरबीआई का देखो 2015 में मैं इशू कर रहा हूँ, तो 10 ग्राम गोल्ड का क्या भाव चला है, तो मुझे इतना पैसा दो तो मैं तुम्हें ये कागज दे देता हूँ। मैं कहा ठीक है 2015 में 26,000 चला है, तो आई विल पे 26,000 रुपीज टू आरबीआई एंड आरबीआई विल गिव मी दिस सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जिसका वजन है 10 ग्राम। ये डिजिटल चीज है, फिजिकल नहीं है। इस पे लिखा है 8 साल बाद आना तब मिलेगा। तो अब आप समझो इसमें क्या फायदा है। फायदा इसमें ऐसा है कि 8 साल तक हर साल आरबीआई मुझे कुछ इंटरेस्ट पे करेगी, मान लो 2.75%, और 8वें साल मैच्योरिटी होगी तब मैं जाऊंगा और इसे डिपॉजिट करूंगा। तो आरबीआई कहेगा अच्छा ठीक है तुम 10 ग्राम ऑफ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड रिटर्न करने आए हो, तो अभी लेटेस्ट क्या 10 ग्राम गोल्ड का भाव है, मैं तुम्हें उतना प्रिंसिपल वापस करूंगा। तो 2023 में चला था 65,000, तो मुझे आरबीआई इतना पैसा वापस करेगी। तो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में क्या होगा, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, उस साल गोल्ड का क्या भाव है उतना पैसा इन्वेस्ट हुआ, और 8 साल बाद आपको वापस आएगा कितना, लेटेस्ट जो भी भाव चल रहा है उतना पैसा वापस आएगा, और बीच में हर साल आरबीआई आपको 2-3% इंटरेस्ट भी पे करेगी। नाउ कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि इसमें तो मुश्किल से 2.75% इंटरेस्ट मिला है, जबकि बैंक में पैसा इन्वेस्ट करो 3-4% ब्याज मिलता है या 6% मिलता है फिक्स डिपॉजिट का, तो लोग क्यों करेंगे? क्योंकि आप समझो इसमें कमाई इंटरेस्ट की नहीं है, प्रिंसिपल की है। कि मैंने 2015 में कितना प्रिंसिपल इनको दिया 26,000, 2023 में ये लोग मुझे वापस कितना करेंगे 65, 10 ग्राम सोने का भाव बढ़ गया तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। आपके सरकार का आरबीआई का लॉस नहीं हो गया, अपन वो क्यों कर रहे थे? ताकि पब्लिक स्विट्जरलैंड या अफ्रीका से फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदे, क्योंकि वो इंपोर्ट करते अगर गोल्ड तो क्या होता, डॉलर स्ट्रांग हो जाता 75 की जगह 85 का, तो फिर हमें बाकी जो बाहर से ऑयल गैस सब मंगाते हैं वो महंगा पड़ता। अब यहाँ पर सरकार ने 2015 से लेकर लगभग हर साल ऐसे बॉन्ड्स तो इशू करवाए आरबीआई की मदद से, लेकिन फिर सरकार 2024 तक आई तो उसके पसीने छूट गए। इसका कारण यह है कि अगर 2019 में मैंने खरीदा हो तो 35,000 रुपये भाव चल रहा था, और 2024 तक पहुंचे तो भाव बढ़ के 75,000, उसके बाद 1 लाख रुपये भी हो गया। तो यहाँ पर तो समझो सरकार ने मुझे लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से पैसा रिटर्न करना है, तो इधर से इधर ये तो कितना 114% प्रॉफिट हो गया मेरा, मतलब कल्पना बाहर का मुनाफा हो गया। और असल में ऐसा हुआ जिन लोगों ने खरीदा, तो सरकार ने कहा ठीक है अभी हमने इशू किया था तो हम इसे ऑनर तो करेंगे, पर अब हम कान पकड़ के तौबा करते हैं, अब भविष्य में इशू नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं पड़ेगा हमको। तो आरबीआई ने मतलब सरकार ने सोचा है कि भविष्य में इन फ्यूचर विल नॉट इशू दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स। पुराने जिनके पास आउटस्टैंडिंग है उनका पेमेंट चुका देंगे, बट फ्यूचर में नहीं जारी करेंगे। तो दैट इज सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। देखिए इसके अंदर कुछ लोग और पीएचडी में आ जाते हैं फिर, अच्छा कि मतलब अगर भाव गिर जाएगा तो हमको कितना कम पैसा मिलेगा, ये तुम बता रहे थे 275, तो ओरिजिनल कम पे मिलेगा या हर साल गोल्ड का भाव बढ़ेगा तो हमको ज्यादा ब्याज मिलेगा। इतना सब चीज लिखने का कोई मतलब नहीं है, उतना कोई पूछता नहीं है, और पूछ भी ले तो समझो ये एक टॉपिक में आप इतना याद रखेंगे तो बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कौन करेगा, तो थोड़ा समझ लिया काफी है। आगे देखिए अदानी को पैसा चाहिए, अदानी को पैसा चाहिए तो वो बॉन्ड इशू करेगा, बैंकों से लोन लेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए रिस्क कम है, अश्योर्ड रिटर्न है कि ये जो भी 8% 12% कुछ आएगा। उसके मुकाबले अदानी खुद के पैसों से धंधा शुरू करे या किसी और को इक्विटी मतलब शेयर्स दे दे, आप कंपनी के एक प्रकार से पार्टनर बन गए, तो उसमें आपको कहते हैं मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हें 50 रुपये भी दे सकता हूँ, 100 रुपये भी दे सकता हूँ डिविडेंड में। तो यहाँ रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी इस कारण से अच्छा है। जब रिस्क ज्यादा होता है तो आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, ये सही बात है। आपको ये कहीं मुझे दोनों साइड के मजे लेने हैं कि मुझे बॉन्ड टाइप का रिस्क भी कम चाहिए, लेकिन साथ ही साथ शेयर्स वाले भी मुझे मजे दे दो। ऐसा हो सकता है मुझे फोन भी चाहिए और उसमें फोटो भी खींचना है, उसमें टॉर्च लाइट भी चाहिए, उसमें अलार्म भी चाहिए, तो हाँ है ना मोबाइल फोन। तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें इन दोनों तरफ के कुछ कुछ एलिमेंट्स आ जाए तो आप क्या कहेंगे? हाइब्रिड फाइनेंसिंग, मेजानिन फाइनेंसिंग, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, जहाँ शेयर्स और बॉन्ड दोनों टाइप के मजे मिलते हो। ऐसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? सपोज राइस की 2 वैरायटी हो, राइस की ए वैरायटी के जो दाने बहुत लंबे हैं, राइस की बी वैरायटी उसकी खुशबू फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो इन दोनों का हाइब्रिड करके आप सी उसका बच्चा पैदा करो तो क्या लेंथ भी ज्यादा और खुशबू भी अच्छी, ऐसा बासमती का बेस्ट वैरायटी आपको हाइब्रिड मिले। सिमिलरली हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा कि शुरू में वो बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड में आपको क्या फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो 60%। भविष्य में इन्वेस्टर के रूप में आपका मुझे इस बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर देना है, तो हाँ शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिक जात के बॉन्ड है, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल, डिबेंचर, डिबेंचर मतलब बॉन्ड, फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब शेयर में कन्वर्ट होगा, ऑप्शनली मतलब पिस्तौल नहीं दिखा रहा है कोई, इन्वेस्टर की मर्जी उसको कन्वर्ट कराना है तो करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक भारत ने जो अमेरिका वाला है उसमें ऐसे अलग अलग टाइम पे वो डील करेंगे कि जो स्टार्टअप वाला है तो स्वाभाविक शुरू में शार्क्स को क्या लगेगा कि स्टार्टअप वाले के धंधे में पोटेंशियल है पर मुझे सेफ्टी चाहिए, तो मुझे बॉन्ड टाइप का पैसा तुम 7-7% देना। कल उठ के तुम बहुत फेमस हो गए, तुम्हारा धंधा बहुत एक्सपांड हो गया, तुम्हें बहुत प्रॉफिट होने लगा, तो मुझे 60% मुझे ज्यादा प्रॉफिट में से डिविडेंड चाहिए होगा, तब अगर मैं कहूँ मैं जो शार्क इन्वेस्टर हूँ तो तुम स्टार्टअप वाले इस बॉन्ड का शेयर कन्वर्ट करके देना। तो ऐसा ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी ओएफसीडी हो सकता है। अब आप समझो, जस्ट अ मिनट, ये एक स्टॉप वॉच है, इसको मैंने खरीदा था आई थिंक 2019 में खरीदा था। मैं 2018 में अनअकैडमी ज्वाइन किया, फिर आप जानते हैं टाइमर वाला मेरा गेम था, मुझे लगा ये फोन पे टाइमर नहीं देखना चाहिए, मुझे ऐसा अलग खरीदना चाहिए, तो 2019 से खरीदा। इसकी मैंने बैटरी कभी चेंज ही नहीं की। सोचो अब आप कहने तो तुम फोन में भी तो कर सकते थे ना, और फोन में तकलीफ क्या होगी, फोन के अंदर बैटरी खत्म हो जाएगी, टाइमर आप चलाते रहो उसका स्क्रीन में वगैरह वगैरह। तो माय पॉइंट इज दोनों साइड के मजे नहीं हो सकते। आपके मुझे बैटरी लाइफ पसंद है तो ये अलग चीज है, आप कहने मुझे वो रंग बिरंगी अलार्म वाला टाइमर चाहिए तो बैटरी लाइफ मोबाइल की कम होती है। सिमिलरली जब ये बॉन्ड इशू किए गए तो नॉर्मल बॉन्ड होंगे वो आपको मान लो 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये एक बात हुई।
तो अगर ये जो कन्वर्टिबल बॉन्ड है जिसमें आपको और फीचर्स दिए गए कि तुमको मजा लगे तब तक बॉन्ड रखना, नहीं मजा लगे तो तुम शेयर में कन्वर्ट करना, तो दो हाथ से लड्डू नहीं खा सकते, फिर आपकी बैटरी लाइफ कम हो जाएगी, राइट। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड है वो आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट कंपनी वाला देगा कि नॉर्मल बॉन्ड का 12% है, तो इसमें तुमको मैंने एक फायदा दिया है, तो इस कारण से मैं तुम्हें 12 नहीं सिर्फ 7% इंटरेस्ट दूंगा। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर यूजुअली क्या लगभग ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे पे लेस इंटरेस्ट देन द नॉर्मल बॉन्ड्स। हाँ, तो ये करेक्ट है, इसको याद रखना है। अभी कुछ बोले इन्वेस्टर थे और एक सहारा कंपनी थी, सुब्रत रॉय उसका मालिक था, उसने सब सहारा कोऑपरेटिव ऐसा और रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई, फिर इन सबसे पैसा उठाया ये बोल के कि ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर है, लेकिन उसने सेबी की कोई परमिशन नहीं ली। तो स्वाभाविक है सेबी ने कहा ये सब तुम इलीगल कलेक्शन कर रहे हो, तो सेबी ने उसको सजा करवाई और उसके ये सारे पैसे थे करीब 23,000 करोड़ सेबी ने एक फंड में रख दिए, सेबी सहारा फंड में। अभी फंड में पड़े पड़े धूल खा रहे थे, तो इन्वेस्टर कोर्ट में गए कि भाई हमको पैसा कब वापस आएगा। तो कोर्ट ने सेबी को ये कहा चलो ये 23,000 करोड़ है, इसमें से 5,000 करोड़ तुम अमित शाह को दे दो। क्यों? क्योंकि अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर हैं, और ये जो सहारा का कांड हुआ उसमें जो कंपनियां नहीं थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, और उसमें से ये 5,000 करोड़ है अमित शाह के पास, उसमें से ये जो सहारा के बोले इन्वेस्टर हैं उसमें से हर एक को 10-10 हज़ार रुपये दिया जाएगा। तो ऐसा ये उन्होंने सब पोर्टल बनाया है सहारा का रिफंड करने का पोर्टल। सो दिस बस एक लाइन का मुद्दा है, तो ये कारण से ओएफसीडी बॉन्ड्स चर्चा में रहते हैं। हम पढ़े थे हाइब्रिड, मतलब दोनों जात के मजे, बॉन्ड का भी मजा, शेयर का भी मजा, ओएफसीडी देखा। ऐसे और भी हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मतलब टाटा कंपनी अमेरिका में बॉन्ड इशू करे $1,000 की वैल्यू का, तो इन्वेस्टर ने डॉलर दिए और बॉन्ड्स के रूप में इन्वेस्टमेंट है, और बोला कि हर साल तुम्हें 5% इंटरेस्ट हम देंगे, वो भी डॉलर में देंगे, लेकिन यहाँ पर भी कन्वर्जन का ऑप्शन दिया जाए। तो अब आप समझो होगा क्या, टाटा इंडियन कंपनी है, इस कारण से इसके शेयर को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, डॉलर में नहीं कर सकते, रूपी करेंसी में करना होगा। तो फॉरेन करेंसी वाला जो बॉन्ड था $1,000 का, उसमें से आपको रूपी करेंसी वाला शेयर कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्टेबल तो है, लेकिन फॉरेन करेंसी भी प्रोपोर्शनली कितना रेट पे करेंगे उसका टर्म्स कंडीशन लिखा होगा। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड बॉन्ड या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। कंटिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड आप समझ गए कि नॉर्मली उसमें आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल मिलेगा, लेकिन आप कहें तो उसको बॉन्ड का शेयर कन्वर्ट हो जाएगा, इफ सिचुएशन भी हैपेंस। लेकिन उसमें कंटिंजेंट मतलब आकस्मिक और तीसरी स्थिति रखी जाए कि मान लो सी सिचुएशन हो गई तो हम राइट ऑफ कर देंगे, मतलब तुमको लात मार के भगा देंगे, तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कंटिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड यानी कोको बॉन्ड्स। ये सब एक लाइन में याद रखना, बॉन्ड नहीं लेना है, ये सब हाइब्रिड फाइनेंस के एग्जांपल्स हैं। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गए, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट देखे। अभी कुछ और जानवरों के नाम पे बनाए गए बॉन्ड समझते हैं। पांडा बॉन्ड, कोई पाकिस्तानी संस्था मतलब नॉन चाइनीज चीन के बाजार में बॉन्ड इशू करे और चीन से युआन करेंसी में या रेमिनबी करेंसी में पैसा ले, तो जो बॉन्ड इशू उसका क्या नाम होगा, पांडा बॉन्ड। नॉन चाइनीज चाइना में से पैसा उठा रहा है चाइनीज करेंसी में, तो इसका नाम हुआ पांडा बॉन्ड। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया से उठाया कांगारू बॉन्ड, भारत से उठाया महाराजा बॉन्ड, पूरा ऐसा मैट्रिक्स टेबल है, एक एक लाइन में याद रखना है, हैंडआउट में दिया है। उसमें फिर वकील नहीं बनना है कि उसको महाराजा क्यों बोला, उसको मसाला क्यों नहीं बोला, क्योंकि मसाला बॉन्ड किसी और चीज को बोला जाता है। मसाला बॉन्ड क्या है, देखिए वर्ल्ड बैंक तीसरे पिलर में देखेंगे, अभी हम लोग पहले पिलर में, वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 संस्थाएं, इसके अंदर एक संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो भारत की कंपनियों के लिए पैसा जुटाएगा। कहां से? तो भारत के बाहर से, आउटसाइड इंडिया, इसके हम कहेंगे ऑफशोर, भारत के बाहर। और जो बॉन्ड इशू करेगा इस पे रूपी करेंसी लिखा होगा, तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है मसाला बॉन्ड। तो अब इसमें टॉम क्रूज आर्नोल्ड सब लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो डॉलर इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस पे लिखा है रूपी दो, तो लोग रूपी में पैसा देंगे। तो भारत की कंपनियों के लिए भारत के बाहर रूपी करेंसी में जब बॉन्ड इशू किया जाए तो उसे कहा जाता है मसाला बॉन्ड। अब ऐसा जो पैसा आईएफसी ने उठाया मान लो 100 करोड़, तो उसे वो भारत की सरकारी कंपनियों को भी दे सकता है लोन, जैसे ओएनजीसी को, भारत की प्राइवेट कंपनियों को भी दे सकते हैं जैसे अदानी अंबानी। तो ये होता है आपके अपन मुकेश अंबानी ये ऐसा टॉम क्रूज ऐसे पैसा दे रहा है, इधर से इधर आ रहा है, ऐसा घूम के आने की क्या जरूरत, सीधा ही जाता ना। अभी शादी में भी सब हीरो इनको बुलाया था हॉलीवुड से, सीधा पैसा ले लेता। समझो डायरेक्ट अगर वो टॉम क्रूज से लोन लेगा तो टॉम क्रूज डॉलर में देगा, फिर मुकेश अंबानी फंस जाएंगे, क्योंकि जब लोन दिया होगा तो 75 रुपये हो, वापस चुकाना था 85, तो इसका मतलब इन्होंने जो जियो के प्लान बेचते हैं वो और ज्यादा कस्टमर को बेचने में रुपया कमा के उसको ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आईएफसी ने जो बॉन्ड इशू किया उसमें टॉम क्रूज को पहले बोला भाई तू रुपया हमको दे और हम तुम्हें रुपया चुकाएंगे, डॉलर की बात मत करना। तो नाउ अंबानी सेफ कि रूपी रीपेमेंट, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट द डॉलर एक्सचेंज रेट, ऊपर या नीचे जाए कोई चिंता नहीं। दूसरा, मुकेश अंबानी खुद से बॉन्ड इशू करे, हो सकता है उसका रेटिंग आई बी, तो टॉम कहेगा कि रिस्क ज्यादा है भाई, मुझे आप 8 नहीं 12% इंटरेस्ट दो। लेकिन यहाँ आईएफसी तो वर्ल्ड बैंक की संस्था है, इसका समझो डबल रेटिंग आएगा, तो फिर वो तो काफी सेफ है, तो वो तो कहेगा मैं तो 4% ही ब्याज दूंगा। अब टॉम को अगर सेफ्टी पसंद है तो वो खरीदेगा, वो नहीं तो कोई और बता तो मिल जाएगा जिसको सेफ्टी चाहिए तो वो उसमें इन्वेस्ट कर लेगा। इस कारण से समझो आईएफसी जब मुकेश अंबानी को पैसा दे, मे बी 5% पे देगा, तो ये भी तो एक अच्छी बात हो गई, वरना मुकेश अंबानी सीधा अमेरिका के मार्केट में बॉन्ड इशू कर उसका रेटिंग बेकार निकालेंगे वो लोग, और फिर इनको बहुत महंगे ब्याज पे लोन मिलेगा। तो आईएफसी बैंक उसका डबल रेटिंग होता है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं होता है। अभी मसाला बॉन्ड तो समझो आईएफसी संस्था का कॉपीराइट नहीं है कि मैं इशू करूं तो ही मसाला बॉन्ड है, कोई भी संस्था भारत की कंपनियों के लिए भारत के बाहर लंदन जापान यूरोप कहीं पर भी इशू करे और रूपी करेंसी में इशू करे तो मसाला बॉन्ड एक टर्म यूज की जाती है। जैसे बॉलीवुड मूवी बनाना करण जौहर का कॉपीराइट नहीं है, वो बाकी लोग भी बना सकते हैं, जब तक वो हिंदी वाला बना हम बॉलीवुड ही कहेंगे। तो लंदन में भी मसाला बॉन्ड इशू हो सकते हैं। एनएचआई हाईवे की संस्था है, हाईवे बनाने वाली, वो लोग इशू किए ऐसे बॉन्ड। आईआरईडी रिन्यूएबल एनर्जी की संस्था उसने इशू किया, केरला उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐसा इशू किया। हालांकि बाद में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इस पे शिकायत कर दी कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत की राज्य सरकार विदेशों से लोन में पैसा नहीं उठा सकती, तुमने काम किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर क्या वो सब पॉलिटी के मुद्दे उसमें नहीं जाएंगे। फिर मसाला बॉन्ड तो अलग अलग जगह इशू हो सकता है, अलग अलग लोग इशू कर सकते हैं। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो ग्राफिक्स भी दिया फिर भी नहीं समझ आए तो एक ही उसका जवाब है, रट्टा मारो जिंदाबाद। क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं और कितना आसान करके इसे बताऊं। ताऊ जी ने इनकम टैक्स नहीं भरा, फिर रेड हो गई देवगन की और जेल में चले गए। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री की कमेटी थी, उसने ऐसा सजेस्ट किया कि ताऊ जी को जेल मत भेजो, उसको एक सरेंडर ऑफर दे दो कि तुम अपना 100 करोड़ का ब्लैक मनी एनी फंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो 25 साल के लिए, और उसमें से हम लोग ये हाईवे एयरपोर्ट ये सब बनाएंगे जिससे भारत के एक्सपोर्ट बिजनेस को मदद होगी। तो ऐसे एलिफेंट बॉन्ड जारी किया जाए, ब्लैक मनी मतलब कर चोरी का पैसा उसमें यूज किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अभी तक बना नहीं है, ये फ्यूचर में बनेगा ऐसा सजेशन है। कॉन्सोल बॉन्ड, वो ऐसा कि एक जमाने में अमेरिका में यूरोप में कोई क्राइसिस हो गई, मान लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुछ हो गया, तो उनको बहुत पैसा चाहिए था, तो उन्होंने ऐसे बॉन्ड इश्यू किए, मान लो आपने $100 इन्वेस्ट किए, तो वो इंटरेस्ट चुकाएंगे मान लो $10,
पर प्रिंसिपल वापस नहीं करेंगे 100 वाला। तो ये क्या हुआ, इरिडीमेबल जात का बॉन्ड है और इसको कहा गया कॉन्सोल बॉन्ड। आप बेवकूफ लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, समझो एलआईसी इन्वेस्ट करेगा ना, क्योंकि वो 200 साल तक जिंदा रहेगा, तो उसको $10 के हिसाब से भी $2000 कमा रहा है। अभी तो बहुत पुरानी बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या उस जमाने की, कॉन्सोल बॉन्ड इशू हुए थे। फिर भारत में आया कोरोना, तो कुछ एक्सपर्ट बोलने लगे देखो हमें भी, मतलब भारत सरकार ने भी कॉन्सोल बॉन्ड इशू करने चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसे इशू नहीं किया है। ये एक लाइन में याद रखना है। तो कॉन्सोल बॉन्ड इज डन, नेक्स्ट इज श्योरिटी बॉन्ड। ये सब समझो, एक दो लाइन में याद रखना है, और क्या क्यों कैसे हम पढ़ोगे कभी खत्म नहीं होगा। भारत सरकार कहे कि हाईवे बनाना है और उसके लिए टेंडर निकाला जाएगा, मतलब अलग अलग जो भी हाईवे डेवलपर हैं, अडानी, एल&टी, जीएमआर ग्रुप, वो अर्जी डालेंगे। अब उसमें ऐसे जो ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको भारत सरकार कहेगी देखो तुमने बैंक गारंटी भी देनी होगी, ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो तुम 10 करोड़ की बैंक गारंटी लेके आओ। मतलब क्या, ये कॉन्ट्रैक्टर जाएगा एसबीआई में या कोई बैंक में, बैंक वाला गारंटी मतलब सर्टिफिकेट छाप के देगा कि डियर भारत सरकार, डियर मोदी जी, हम इस कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर वो टाइम पे अच्छी क्वालिटी का हाईवे नहीं बनाएगा तो हम भारत सरकार को 10 करोड़ देंगे। तो इसको कहा जाता है बैंक गारंटी। प्रश्न एसबीआई को बड़ा भाई बनने की क्या जरूरत है, भाई वो धर्मशाला नहीं है ना, फी देगा, कॉन्ट्रैक्टर फी देगा, क्या मेरे लिए ऐसा सर्टिफिकेट बना के दो, तब जाके भारत सरकार उसका हाईवे प्रोजेक्ट अप्रूव करेगी। अभी बैंक गारंटी का काम बैंक वाले करते थे, लेकिन फिर आया कोरोना। अब कोरोना में बैंक डर गए कि ये तो बहुत सारे हाईवे तो कंप्लीट नहीं होंगे, तो ये तो सारे बैंक गारंटी हमारे बर्बाद हो जाएंगे और हमें सरकार को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पे हाईवे कंप्लीट नहीं हुआ तो हमने जिम्मेदारी लिया कि हम पैसा देंगे। तो खैर फिर क्या किया जाए, सरकार ने कहा देखो बैंकर्स, तुमको ठीक लगता है तुम बैंक गारंटी का धंधा करो, तुमको नहीं करना है नो प्रॉब्लम, हम इंश्योरेंस कंपनियों को भी ऐसा बैंक गारंटी फर्निश करने का पूरा सिस्टम अलाउ करेंगे। वैसा कि अब कॉन्ट्रैक्टर को बैंक गारंटी जमा करनी है तो वो जाएगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस या कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसको फी देगा, उस फी के बदले रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी श्योरिटी बॉन्ड जारी करेगी। श्योरिटी बॉन्ड भी बैंक गारंटी जैसा ही है कि मोदी जी ये कॉन्ट्रैक्टर अगर टाइम पे अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाएगा तो हम मोदी जी को, सरकार को 10 करोड़ देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये बैंक गारंटी जैसा श्योरिटी बॉन्ड है। तो इसे बस एक लाइन में याद रखना है, आगे बढ़ो। तो कॉन्सोल बॉन्ड इज डन, श्योरिटी बॉन्ड इज डन, नाउ सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। बिल गेट्स, अजीम प्रेम जी, ये लोग इंपैक्ट इन्वेस्टर हैं, मतलब ऐसे कि जिनको बहुत समाज सेवा भी करनी है और थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट मिल जाए तो भी उनको चलेगा, मतलब दे आर नॉट वेरी ईगर और डायर और डेस्परेट टू हैव लॉट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो मान लीजिए सीडबी और वर्ल्ड बैंक और ये सब ने मिलकर कुछ बॉन्ड इशू किया, वीमेन लाइवलीहुड बॉन्ड, जिस पे 3% ब्याज देंगे। आपके 3% ब्याज भाई फिक्स डिपॉजिट 6-8% मिलता है, कौन बेवकूफ इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो भाई बेवकूफ लोग इन्वेस्ट नहीं करें, ये इंपैक्ट इन्वेस्टर जैसे बिल गेट्स, अजीम प्रेम जी, जिनको सोशल सर्विस भी करनी है, प्रॉफिट उनको बहुत प्रायोरिटी में नहीं है, बस फिर ऐसा जो पैसा आएगा वो सब महिलाओं की मदद में जाएगा। तो इसे कहा गया सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। फिर ऐसा स्किल इंपैक्ट बॉन्ड भी इशू हो सकता है कि संस्था ऐसा पैसा हमसे उठाएं और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। तो ये हो सकता है इंपैक्ट बॉन्ड, मतलब समझो वो इंटरेस्ट कम देता है क्योंकि समाज सेवा में पैसा जा रहा है। अभी जस्ट अ मिनट, हम लोग ब्रेक नहीं ले रहे हैं क्योंकि अब समझो 10 मिनट का ही काम है, तो ब्रेक लेके कोई मतलब नहीं है। दो लाइन के मुद्दे असल में देखिए, नॉर्मल बॉन्ड क्या कि अदानी का मैं बॉन्ड खरीद, मैं उनको 100 रुपये दे रहा हूँ, 8% ब्याज है, तो प्रिंसिपल 100 रुपये वापस आएंगे, इंटरेस्ट 8 आएगा, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा 108। नाउ एक संस्था है क्राई, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सब अनाथ बच्चों से दिवाली के पोस्टर ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर जो पैसा आता है उससे अनाथ आश्रम ऑर्फनेज चलाते हैं। तब ये भी बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड है उस पर लिखा है 100, लेकिन इन्होंने कहा हम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं चुकाएंगे, तो इंटरेस्ट क्या हुआ, जीरो। और मैंने आपको बताया इंटरेस्ट के लिए वर्ड क्या यूज होता है, कूपन रेट, तो जीरो कूपन रेट है। और इन्होंने कहा देखो तुमको प्रिंसिपल भी वापस नहीं करेंगे, तो जीरो प्रिंसिपल है, मतलब ZC/ZP बॉन्ड है ये, कि ना इसमें प्रिंसिपल वापस होगा ना इंटरेस्ट वापस होगा। आप कहें तो फिर भाई कोई बेवकूफ आदमी इसको खरीदेगा, और अगर इनको अनाथ आश्रम का पैसा ही चाहिए तो डोनेशन में सीधा ले लो भाई, ये क्या बॉन्ड ऐसे इशू करो, क्या मजाक चल रहा है। देखिए डोनेशन का पैसा मुझसे लेना है तो मैं क्या शायद डोनेट करूँ नहीं, ये सोच के कि तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम गरीबों के लिए पैसा यूज करोगे, तो सीधा मैं दान चंदे में पैसा दूंगा नहीं। लेकिन ये कह देखो बॉन्ड है, अब जो बॉन्ड है तो सेबी रेगुलेट करेगी। इसका मतलब ये जो क्राय संस्था है उसने हिसाब किताब सब देना पड़ेगा, कितना पैसा आया, उसमें से हमने कितने गरीब बच्चों के लिए ये स्कूल के किताबें खरीदी या कौन सा नया अनाथ आश्रम बनाया, उसमें क्या चल रहा है, दे हैव टू गिव ऑल द रिपोर्ट्स, जिसको सेबी अपनी वेबसाइट पे या जो भी अकाउंटेबिलिटी के लिए पब्लिश करेगी। तो अभी मेरा भरोसा थोड़ा इंक्रीज होगा, तो मुझे देना तो डोनेशन ही है, लेकिन अब मैं क्या गारंटी है कि तुम ठीक से पैसा यूज करने वाले, तो नाउ आई विल कॉन्फिडेंटली डोनेट। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड का, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर के लिए इशू होते हैं। अब इसकी कुछ खास बातें क्या है, देखिए अगर मैं नॉर्मल अदानी का बॉन्ड खरीदता 100 रुपये में, तो प्राइमरी मार्केट था, फ्रेश मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा, हर साल मुझे ब्याज देते, मुझे नहीं मजा आ रहा था तो मैं सेकेंडरी मार्केट में किसी को 80 में बेच के भाग भी तो सकता था, करेक्ट। ये जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड है ये मैं किसी को बेच नहीं सकता, क्योंकि इसमें पैसा तो वापस आना नहीं, तो मैंने जो दान दे दिया अभी मैं कहूँ देखो मैंने दान दिया, इसका रसीद तुम ले लो और तुम मुझे 100 रुपये दो, तो कोई बेवकूफ आदमी कहेगा मैं जाके दान देता हूँ उसको। तो रिमेंबर दिस कैन नॉट बी सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट, इसको सेकेंडरी मार्केट में रीसेल नहीं किया जा सकता। दूसरा, मान लो अदानी के बॉन्ड खरीदे हैं अमिताभ बच्चन ने, अब वो बीच में मर जाए तो नॉमिनी का नाम लिखा होगा तो अभिषेक बच्चन को जाएगा। उसी तरह ये जो जीरो कूपन वाले जो बॉन्ड है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, मान लीजिए बच्चन ने खरीदा, वो मर जाए तो नॉमिनी को जाएगा, अभिषेक बच्चन को। आपके बन जाएगा तो उसको मिलने वाला क्या है, क्या मतलब है इस पूरी बात का, कि जब पैसा तो दान नहीं दे दिया अपन, बस सेबी ने बोला यस दे आर ट्रांसफरेबल लाइक दिस, क्या। तो ये डोनेशन के लिए दिए जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए। अब ये भी पुराना मुद्दा है, कई बार मैं सोचता हूं इसको डिलीट कर दूं, लेकिन तकलीफ ये होती है कि हर साल इकोनॉमी सर्वे इस पे एक पैराग्राफ लिख देता है कि देखो कितनी महान चीज है, कितने करोड़ इसमें आ गए, भारत सरकार के अलावा आम नागरिक भी इसमें पैसा दे रहा है, मतलब भारत सरकार समाज सेवा कर रही है, आम नागरिक भी समाज सेवा कर रहा है, ये सब चलते रहता है, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज सुकुक बॉन्ड्स, मतलब शरिया कंप्लाइंट, इस्लामिक जो कानून है, सिद्धांत है धार्मिक उनके, कि अल्कोहल, पॉर्क, गैम्बलिंग, ये सब में नहीं जाना चाहिए पैसा, तो ये बॉन्ड जो इशू किया, लेकिन समझो वो ऐसे बिजनेस में जाएगा जो ये हराम चीजों में इन्वेस्ट नहीं करने वाले। भूटान का नेशन बिल्डिंग बॉन्ड, मतलब भूटान ये करा इन्वेस्टर को हमको पैसा दो, हम एक नया सिटी बनाएंगे, गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी, तो दैट इज वन लाइन का मुद्दा। ये वन लाइन का मुद्दा, लेकिन आप जानते हैं दो हिंदू है वो भावुक हो जाता है, फिर वो वन पेज का थियरी लिख देता है इस पे कि भूटान में जो भी हो मतलब वो माने, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हम मान नहीं है, भूटान माने, वो ऐसी दो हिंदू की एक थॉट प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट, आपको पता होगा भूटान के अंदर जो उनके IAS IPS टाइप के रिक्रूट होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका मिलिट्री में जो भर्ती होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो अपनी जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है उसमें वो लोग ट्रेनिंग लेने आप भेजते हैं लोगों को, ऐसी तो उनकी स्थिति है। क्या ब्लू बॉन्ड आप समझते हैं कि आपसे पैसा लिया और फिर मरीन कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये सब के लिए यूज किया जाए, वो आप समझते हैं। ग्रीन बॉन्ड भी आप समझते हैं कि उससे एनवायरमेंट के प्रोजेक्ट किए जाएंगे। अब भारत सरकार ने ये कहा कि इन्वेस्टर से 16,000 करोड़ उठाते हैं,
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करते हैं और इससे सब ग्रीन प्रोजेक्ट होंगे। अब समझिए ये आरबीआई की मदद से भारत सरकार लॉन्च कर रही है। तो भारत सरकार जब भी लोन में पैसा ले तो आपको याद रखना है वो सीधा किधर जाता है, फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें सारा लोन का पैसा जाता है। ये कंसोलिडेटेड फंड क्या है वो हम पिलर 2 में समझेंगे बजट के साथ। ओके, सो इन्वेस्टर ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड खरीदा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसा उठाया। अब फिर उसमें से क्या धंधा करेंगे, तो स्वाभाविक है भाई ग्रीन बॉन्ड है तो क्या करेंगे, रिन्यूएबल है, एनर्जी एफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह वगैरह। साथ ही साथ मेट्रो ट्रेन में भी इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इनका माने को मेट्रो से प्रदूषण कम होगा क्योंकि एक आदमी बाइक लेके नहीं घूमेगा। तो दैट इज राइट। अब ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसका पैसा न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, लैंडफिल प्रोजेक्ट में नहीं, अल्कोहल वेपन टॉबैको गैम्बलिंग में नहीं। आपके ये तो लॉजिकली बात है ना भाई कि जब पैसा ग्रीन बॉन्ड का उठाया तो हथियार की कंपनी थोड़ी डालेंगे। तो इन्होंने ऐसा क्लैरिफाई क्यों किया है अभी तो मुझे भी नहीं पता, उन्होंने एडवांस में क्यों क्लैरिफाई किया। शायद उनको डर लगा कि रवीश कुमार पहले से नेगेटिव वीडियो ना बना दे कि ये पैसा क्या गारंटी है कि वेपन कंपनी में नहीं जाती, उन्होंने पहले लिख दिया वेपन कंपनी में नहीं जाएगा। जो ये तो लॉजिकल बात है, ग्रीन बॉन्ड का पैसा वेपन कंपनी में थोड़ी जा रहा है। अब ये पूरा काम सही से हो रहा है कि नहीं वो कौन चेक करेगा, तो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो इकोनॉमिक सर्वे लिखते हैं वो इस चीज को रिव्यू करते रहेंगे कि ठीक काम हो रहा है कि नहीं। अभी ये सन ऑफ सरदार और ऐसी बहुत सारी मूवी है तो उसकी जितनी टिकट है 70% तो बिकती नहीं है। सेम इज हैपनिंग विद सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। इन्होंने 2022-23 से चालू किया था, हर साल वो बॉन्ड इशू करते हैं। 2025 जनवरी में जो बैच में बॉन्ड इशू किया उसमें 70% बॉन्ड किसी ने खरीदे नहीं कि हमको नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि समझो आप गोल्ड खरीदोगे आपके यहाँ क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड को आप सेकेंडरी मार्केट में बेच के पैसा अनलॉक कर सकते हैं, लिक्विडिटी है। इसमें ऐसे लिक्विडिटी तो है नहीं क्योंकि सामने ऐसे इन्वेस्टर आपको मिलेंगे नहीं। आपने मान लो ये खरीदा 5 साल की मैच्योरिटी, तीसरे साल एग्जिट करना है तो दूसरा कोई आपको मिलना चाहिए जो खरीदे, तो सेकेंडरी मार्केट इसका डेवलप नहीं हुआ है, लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसका क्रेडिट रेटिंग भी बहुत अच्छा नहीं है। तीसरा इन्होंने कहा कि सारा पैसा हम तब अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारा पैसा रेलवे में गया। इन्वेस्टर को लगता है कि रेलवे तो खुद ही लॉस में चल रहा है, तो तुम मेट्रो ट्रेन को दो या किसी को दो और उसे बाइक लेके जा नहीं रहा है, मेट्रो में जा रहा है, प्रदूषण कम, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको प्रॉफिट देखना है। रेलवे का प्रॉफिट नहीं है, तुम रेलवे में इन्वेस्ट करो, हमारा पैसा वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन यू। तीसरा सरकार ने ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किए तो पैसा आया तो कहाँ कितना प्रोजेक्ट किया है, उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ है, वो सब ऑडिट रिपोर्ट जारी करनी चाहिए, वो भी सरकार 2-3 साल के लैग से जारी करती है। इस सब के चलते इन्वेस्टर्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू दिस गेम। आप कहेंगे नहीं तुमने सीखा ना इम्पैक्ट इन्वेस्टर है बिल गेट्स, तो उसको समाज सेवा करनी है तो आ जाना चाहिए भले प्रॉफिट हो कि नहीं हो। भाई वो भी ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, पर समझो वो जाके नॉर्वे स्वीडन कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में करेगा जहाँ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। अभी मैंने आपको बताया ये लोग 3-3 साल तक तो रिपोर्ट जारी नहीं करते, पैसों का क्या हुआ। तो बिल गेट्स कोई भी क्या सोचेगा, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ग्रीन बॉन्ड में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते। ऐसा ये अमेरिका यूरोप के जो भी इंश्योरेंस पेंशन फंड है इम्पैक्ट इन्वेस्टर है ये सोचते हैं। नाउ अनदर एसोसिएटेड थिंग इज ग्रीनियम। वो ऐसी बात है, नॉर्मल बॉन्ड $1000 का मैंने खरीदा और उसके कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट है 3%, तो इसमें कहूँ बेसलाइन या बेंचमार्क है और इसमें एनवायरमेंट का कोई फायदा नहीं। मान लो ये नॉर्मल बॉन्ड विमल गुटका का है जिससे कुछ एनवायरमेंट खराब होना है तो पर ठीक है इसका 3% ब्याज चल रहा है। ऑन द अदर हैंड ग्रीन बॉन्ड जारी किया, मान लीजिए ये फॉर अमेरिका है किसी देश ने, वो $1000 का बॉन्ड है। अब ग्रीन बॉन्ड जो जारी करें वो क्या, ये तो एनवायरमेंट का काम कर रहे हैं ना, बहुत प्रॉफिट नहीं होगा, आप बहुत उम्मीद मत रखो, तो वो आपको 2.7% इंटरेस्ट ऑफर करेंगे, फिर भी आप खुशी खुशी खरीदेंगे। हाँ, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर यू आर हैप्पी कि मैं एनवायरमेंट के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ आपका लॉस चल रहा है, देखो नॉर्मल विमल का बॉन्ड करिए 3% प्रॉफिट था, इधर 2.7 है, तो -3% आपका लॉस है। इस लॉस को क्या कहेंगे, मतलब लॉस तो है नहीं, आप 2.7 तो कमाई रहे लेकिन काल्पनिक, यानी कि नोशनल लॉस है आपका, मैंने वो नहीं और ये किया तो मेरा काल्पनिक नुकसान है कितना 0.3, तो इसे कहा जाता है ग्रीनियम। ग्रीनियम अभी उसके मुकाबले कोई दूसरा देश मान लो नॉर्वे, वो अपना ऐसा ग्रीन बॉन्ड इशू करे जो 2.5% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, तो विमल गुटके के सामने ये तो आपका और काल्पनिक नुकसान -0.5 है, हायर लॉस है आपका, क्योंकि आप कम ब्याज कमाएंगे, फिर भी आप खुशी खुशी खरीदेंगे ये सोच के देखो नॉर्वे वाले भारत से तो अच्छा ही एनवायरमेंट का काम करते होंगे, तो हम ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करें और उसके वास्ते हमारा ज्यादा नोशनल लॉस काल्पनिक नुकसान हो जाए, ग्रीनियम हो जाए, तो वी आर विलिंग टू सफर इट। तो ये हुआ ग्रीन बॉन्ड और उसका ग्रीनियम। भारत सरकार की तकलीफ क्या है कि मान लो बॉन्ड जारी किया हो तो उसका ऐसा होगा कि 2.99 दोगे तो ही कोई लेगा, उससे ज्यादा ग्रीनियम कोई सफर करने को तैयार नहीं, तुम्हारे 0.01 ग्रीनियम दे दिया वही बड़ी बात है, ऐसा 0.5 और ऐसी उम्मीद मत रखो, नॉर्वे स्वीडन का तो बराबर है। तो इंडियन ग्रीन बॉन्ड्स आर नॉट गेटिंग हायर ग्रीनियम, इन्वेस्टर्स आर डिस्ट्रस्टिंग इट कि इससे कुछ एनवायरमेंट का पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होगा, बहुत कम होगा। इस कारण से भी इन्वेस्टर यहाँ आते हैं क्योंकि समझो जिसको सच में पॉजिटिव इंपैक्ट करना है तो वो सोचेंगे दूसरे कोई बॉन्ड में अच्छे वाले लेता हूँ, आपके में मेरे को विश्वास नहीं। नाउ इज दिस इंपॉर्टेंट आंसर इज यस, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने ये सब लिखा है कि ये भारत के ग्रीन बॉन्ड्स की तकलीफ है। खैर प्रीलिम्स में सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, मेंस में इसके पीछे के कारण भी, क्योंकि मेंस में एनालिटिकल की एनवायरमेंट फाइनेंस या ग्रीन फाइनेंस में क्या चैलेंज है, तो ये चैलेंज है। ईएसजी बॉन्ड्स, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ये सब क्या करेंगे, अमेरिका की इंश्योरेंस पेंशन बैंकों से पैसा उठाएंगे और फिर वो भारत और बाकी देश के बैंक एनबीएफसी या कहीं पर वो या नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब जो ईएसजी बॉन्ड होता है वो ऐसा होता है कि गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने ऐसे बॉन्ड अमेरिका में जारी करके $100 उठाए, तो फिर वो कहेंगे देखो ये हम भारत की कंपनियों को देंगे बराबर है, बट सिर्फ ऐसी कंपनियों को देंगे जो एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस में बेस्ट काम कर रही है। तो हम लोग मान लो अदानी को नहीं देंगे क्योंकि अदानी ने म्यांमार के जो डिक्टेटर्स हैं उनसे सब माइंस के अंदर से वो तो खरीदते हैं जहां पर गुलामों से गुलामी करवाई जाती है, रोहिंग्या रेफ्यूजी से गुलामी करवाई जाती है, तो ये तो ईएसजी के लिए पॉजिटिव नहीं है। सो विल नॉट इन्वेस्ट इन अदानी बॉन्ड्स या अदानी कंपनी शेयर। तो ऐसा जो पैसा उन्होंने उधर से उठाया वो क्या है, ईएसजी बॉन्ड्स। अभी सिर्फ एक चीज बची कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड हम कल पढ़ लेंगे, तो ओनली वन थिंग लेफ्ट। कैट बॉन्ड ऐसा है, कैटास्ट्रॉफी आपदा डिजास्टर, मान लीजिए एलआईसी ऐसे कैट बॉन्ड इशू करे, एलआईसी नहीं करती है तो समझाने के लिए फोटो रखा है, तो मैं $100 इन्वेस्ट करूंगा और एलआईसी करेगा इस पे 18% इंटरेस्ट देंगे, तो मान लीजिए कोई भी आपदा डिजास्टर नहीं होता तो मेरे $100 भी वापस आएंगे और मेरा ये जो $18 का इंटरेस्ट भी वापस आएगा, तो बहुत बढ़िया है। पर भगवान नहीं करे कोई डिजास्टर हो जाए, साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक कुछ हो जाए, तो फिर अग्रीमेंट में लिखा होगा टर्म्स कंडीशन कि देखो तुम्हारे $100 तो गए, वापस नहीं करेंगे क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ में हमने यूज कर लिया, तो लॉस्ट फुल्ली पॉसिबल। कुछ बार लॉस्ट पार्शियली हो सकता है कि मान लो उन्होंने कहा 80% हम यूज कर लेंगे, आपको 20 वापस होगा, डिपेंड करता है टर्म्स कंडीशन पे। उसी तरह ये जो ब्याज भी चुकाना था, अगर साइक्लोन, सुनामी कुछ आ जाते हैं एलआईसी हाथ खड़े कर देगा, नहीं मैं नहीं चुकाऊंगा, तो लॉस्ट कंप्लीटली, या मान लो 3-5 साल का हो तो इस साल डिजास्टर आया तो इस साल का ब्याज नहीं चुकाऊंगा, टर्म्स कंडीशन होगी, उस पे लोड नहीं लेना है। सफिशिएंट टू नो कि ऐसे बॉन्ड है कि जिसमें अगर डिजास्टर होता है तो इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फुल्ली वापस नहीं आता क्योंकि वो सारा पैसा वो ऑर्गेनाइजेशन डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज करती है। तो ऐसे कैट बॉन्ड या कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड हो सकते हैं। आपके पास बेस्ट चीज है डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड आ गया, दैट इज करेक्ट, लेकिन इसमें एक तकलीफ होती है। तकलीफ ये कि मान लो अग्रीमेंट में ये लिखा हो कि अगर 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा तो एलआईसी आपका सारा पैसा डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज करेगी, आपको कोई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस नहीं करेंगे। अब इसको हम क्या कहें, ट्रिगर इवेंट कि 7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आएगा तो ट्रिगर होना चाहिए, पर सपोज अर्थक्वेक 6.8 का ही आए
तो इन्वेस्टर कहेगा मेरा पैसा वापस करो, और उस वक्त मान लो एलआईसी के दिन साथ का था, ये वाली संस्था ऐसा हुआ, या अमेरिका का रिचर्ड स्किल में ऐसा आया, तो आपस में फिर मुकदमेबाजी होती है, लिटिगेशन होते हैं, ये इसकी एक तकलीफ हो सकती है कि जो भी ट्रिगर इवेंट था, उसी तरह जो हरिकेन साइक्लोन है उसकी अपने कितनी इंटेंसिटी का है, कितने कलर स्केल का है, उसमें लिखा हुआ ये ट्रिगर इवेंट है, सामने ईश्वर ये कह देना इसे हायर था तो हम पैसा वापस नहीं करेंगे। तो ये तो क्या हुआ, दो लाइन का मुद्दा, डिजास्टर में पैसा वापस नहीं होगा, और इसमें क्या ट्रिगर इवेंट की लिटिगेशन हो सकती है, मुकदमेबाजी हो सकती है, दो लाइन का मुद्दा है। द हिंदू ने बीच में तय किया नहीं, ये दो लाइन का मुद्दा नहीं हो सकता, पूरा एक पेज भर, मतलब अखबार का जो पूरा फुल साइज आता है, फुल साइज पेज करके उन्होंने पीएचडी थीसिस करवाई थी। यार वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको और सीखना अलग बात है, बाकी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो बस ये दो ही मुद्दे काम के लगे। बस आज के लिए इतना काफी है, अलग अलग जात के बहुत सारे हमने बॉन्ड्स देखे, इलेक्टोरल बॉन्ड बाकी है, वो हम कल देखेंगे, वो 5 मिनट का मुद्दा है, और उसके बाद मैं कल नेक्स्ट हैंडआउट अपलोड करूंगा, लेट मी गो बैक। देखिए ये पिलर 1C1 बॉन्ड वाला जो हैंडआउट, आई थिंक इसमें 23-24 पेज है, लगभग खत्म हो गया, एक दो पेज इलेक्टोरल बॉन्ड का बाकी है जो कल खत्म हो जाएगा, ये सब पढ़ लेना। इसकी कब टेस्ट होगी, सैटरडे को टेस्ट होगी, कल हम नेक्स्ट में मूवी कर लेंगे फ्राइडे को, तो मैं नेक्स्ट हैंडआउट शेयर मार्केट वाला वो कल शाम 7 बजे तक में अपलोड करता हूँ। तो फॉर्मेट वही है, आज और कल में जो हमने पढ़ा उसमें सिर्फ बॉन्ड का, मतलब ये 24 पेज का जो टेस्ट होगा वो शनिवार को होगा। एक्चुअली इसमें एक लाइन के मुद्दे हैं, तो जितना हो सके आप खत्म करिए, वरना यही चीज अगर मैं इसका मंगल या बुध को रखूंगा तो एक तो इतने सारे पे वो डबल हो जाएगा, तो इस कारण से मैंने फॉर्मेट रखा है। तो ट्राई टू बी एज पंक्चुअल एज यू कैन। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं हमको नहीं जमता है, सैटरडे तक नहीं हो पाएगा, नो प्रॉब्लम, आप संडे तक भी ड्रैग कर, सपोज आप संडे खुद को एक टारगेट दो कि संडे रात 8 बजे तक तो लेक्चर नहीं है ना, आपके पास पूरा दिन है, शनिवार भी छुट्टी है, मतलब क्लास नहीं है, और रविवार को तो रात 9 बजे क्लास है ना, तो डेढ़ दिन 8 बजे तक भी आप पढ़ते रहो, तो 8 बजे टेस्ट हो। मुझे तो शेड्यूल में दिखाना है तो मैंने वो टाइम पे रखा है, इफ यू कैन नॉट गिव तो प्रेशर भी नहीं लेना, पूरा रविवार होता है तो पूरा रविवार सुबह से शाम तक 8 बजे टेस्ट दो, बट एनीवेज ट्राई टू फिनिश इट, आई एंड द क्लास हियर, सी यू टुमारो नाइट, लेट्स